CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों में एक बार फिर शानदार आउट परफॉर्मेंस। ग्लोबल क्यूज के खराब ग्लोबल क्यूज के बावजूद स्पेशली बैंक निफ्टी अब डे हाई पर। इन सब पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। महंगाई कंट्रोल पर आरबीआई का फोकस कायम, नहीं किया ब्याज दरों और स्टांस में कोई बदलाव। FY25 जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% पर बरकरार। साथ ही अब यूपीआई के जरिए एटीएम से डिपॉजिट किया जा सकेगा कैश। और आरबीआई पॉलिसी के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मोड कायम। निफ्टी फ्लैट, लेकिन एचडीएफसी बैंक के दम पर निफ्टी बैंक में अब करीब 200 अंकों की तेजी। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। एचडीएफसी बैंक में लगातार 7वें दिन तेजी, शेयर आज 1.5% ऊपर। $200 करोड़ की एमएससीआई खरीदारी की उम्मीद ने भरा जोश। ब्रोकरेजेस हुए बुलिश, मैक्वायरी ने दिए 2000 के टारगेट। और चौथी तिमाही के अपडेट में बजाज फाइनेंस पर दिखा दबाव। 2% से की गिरावट के साथ बना निफ्टी का टॉप लूजर। आरबीआई के नए नियमों से नए लोन देने की रफ्तार पड़ी धीमी। तिमाही दर तिमाही आधार पर लोन ग्रोथ में 20% की गिरावट। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में जोरदार तेजी, आईजीएल 4% ऊपर। साथ ही एमजीएल और गुजरात गैस में भी अच्छी खरीदारी। कई बार हमने बात की इसकी कि ये लाइन जो है ना, ये जो कोविड के टाइम से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है, इस पे ये सपोर्ट ले रहा है। पिछली बार भी जब वो बड़ी गिरावट आई थी, वो 200 वीक मूविंग एवरेज भी इसने ब्रीच किया था, लेकिन उसके बाद भी इस लाइन को इसने नहीं डिसाइसिवली ब्रीच किया। ये वीकली चार्ट में कुछ ग्रीन बार्स बनने शुरू हुए हैं। इन लेवल्स पर ऑब्वियसली कुछ लॉन्ग ओनली फंड्स बाय कर रहे हैं। प्राइस करेक्शन खत्म हो चुकी है, अब टाइम करेक्शन, टाइम कंसोलिडेशन चल रहा है। वो जहां पर खत्म होगा वो एक पॉजिटिव होगा। जितनी सेलिंग हुई है एफआईआईज की, वो वाकई में ट्रांसलेट होती है नंबर्स में। और अगर ये 55.5% के नीचे आ गई, तो यहाँ पर जो बाइंग आएगी एफआईआईज की, वो $2 बिलियन की होगी। अभी जो बीएसई पे डेटा अवेलेबल है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो एफआई की शेयर होल्डिंग एग्जैक्टली 4.48% कम हुई है। एमएससीआई में इस रिव्यू में जो है इंक्लूजन हो सकता है। मेरा व्यू कह रहा है पिछले 2 महीने से कि इसमें एसआईपी करिए। मैं अभी भी ये मान रहा हूँ कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम 1 या 2 साल के बाद बात करेंगे, ठीक है। मेरा अभी भी ये मानना है कि ये एसआईपी इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के देगा। एचडीएफसी बैंक 2 साल का व्यू रखना होगा आपको। ओके, तो चलिए फिर अब बात करेंगे मार्केट्स की। और एचडीएफसी बैंक 100 रुपये का मूव आ गया। हर्षिता, जब हमने बात की थी तब ये एक बिलीव नहीं था, मतलब ये लग रहा था कि बॉटम हो गया, लेकिन इतनी जल्दी इतना फास्ट मूव आएगा 100 रुपये का, ये खैर नहीं सोचा था। और आज मुझे बाहुबली फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है। अगर आपने फिल्म देखी है तो उसमें वो कहते हैं, माहेशमती चैन की सांस लो, बाहुबली लौट आया। ये एक मतलब दराज स्ट्रीट के लिए एकदम सही है कि एचडीएफसी बैंक लौट आया। सिंगल हैंडेडली इसने आज मार्केट को बचाया है। सिंगल हैंडेडली आज सुबह से एक क्लियर कट जिस तरीके के ग्लोबल क्यूज थे, एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि मार्केट काफ़ी गिर सकता था, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने फिर बचाया और मार्केट ने फिर रेजिलियंस दिखाई काफ़ी शानदार। अगर आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इनफैक्ट एक बार देख लेते हैं दोनों का कंट्रीब्यूशन, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आज किस तरीके की मदद आपको एचडीएफसी बैंक ने प्रोवाइड की। ये ऑलमोस्ट जो 90s की टीम थी जिसमें सचिन तेंदुलकर एक वन मैन शो हुआ करते थे, ये ऑलमोस्ट उस तरीके का आज मार्केट ने एक बिहेवियर दिखाया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ये निफ्टी में कंट्रीब्यूशन 35 पॉइंट का, और एक्स ऑफ दैट निफ्टी नेगेटिव में होता है। बैंक निफ्टी में पूरा 225 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। पॉलिसी में भी कुछ नेगेटिव नहीं है, और मेरा भी ये व्यू है कि यहाँ से अब आप फोकस करिए बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी शायद ज़्यादा बड़ा मूव देने की तैयारी करता हुआ दिखाई देगा।
तो पहले उसी पर आज के लिए स्ट्रैटेजी अनुज, कंसिडरिंग यहीं पर पूरा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। आज वहीं पर पहले मैं व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब आप बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। कल हमने क्लोजिंग में एक व्यू लिया था कि बैंक निफ्टी लॉन्ग घर लेकर जाइए। निफ्टी लॉन्ग भले ही आप एक एग्रेसिव हो तभी करिए, लेकिन बैंक निफ्टी लॉन्ग कैरी करिए। और बैंक निफ्टी के लॉन्ग अगर आप कैरी कर रहे हैं तो मार्केट ने आपको बहुत रिवॉर्ड दिया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब सीधा 48,500 से 48,600, 650 ऑल टाइम हाई वाला। मुझे लग रहा है कि अब मंडे या ट्यूसडे पॉसिबल है कि आप ऑल टाइम हाई हिट कर दें बैंक निफ्टी में। आज के डिलीवरी वॉल्यूम देखिएगा आप एचडीएफसी बैंक के, मुझे लग रहा है 2,500-3 हज़ार करोड़ की डिलीवरी बाइंग होगी एचडीएफसी बैंक में। लॉन्ग रहिए, हर डिप पर ऐड करिए। अब अप्रोच आपकी। और जब एक इंडेक्स को या बड़े स्टॉक को आप स्प्रिंग की तरह दबा के रखते हैं ना काफ़ी टाइम तक, जब वो रिलीज़ होता है तो वो बहुत ऊपर जाता है। वो एग्जैक्टली अब इस समय वही हो रहा है। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, निफ्टी पे भी लॉन्ग रहें, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, हर डिप पर बाय करें। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं बैंक फॉर द बक, वो बैंक निफ्टी की वजह से मिल रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा अगले कुछ दिनों तक। तो निफ्टी बैंक क्लियरली आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक का योगदान है। उसकी बदौलत हम वो 500 के लेवल को होल्ड करता दिखाई दे रहे हैं। किन चीजों को और पार्टिसिपेट करना होगा निफ्टी को कल का हाई जो हम 22,600 पर आए थे और उसके आगे की चाल को और मजबूत करने के लिए? मेरे ख्याल से एक तो टीसीएस आई थिंक और एक इन्फोसिस ऑब्वियसली कुछ साइंस मिले थे यहाँ बॉटमिंग आउट, लेकिन आज फिर टीसीएस थोड़ा वीक पड़ गया। तो टीसीएस को थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है पार्टिसिपेट करने की यहाँ पर। उसके अलावा ऑब्वियसली रिलायंस से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक्स और आईटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन शायद मार्केट को यहाँ से भी आगे ले जा सकता है। बैंक्स और आईटी और टीसीएस के केस में तो बस एक हफ्ते की ही देरी है, क्योंकि अगले फ्राइडे को उनके नंबर्स आने वाले हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स वो ऑफिशियल रिजल्ट सीजन किक ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्षिता गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स स्क्रीन पे रखता हूँ जहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक और हैवी वेट से, दैट्स आईटीसी 429.30 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, और ये प्राइस जो आपके स्क्रीन पे आईटीसी का आएगा वो एग्जैक्टली इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। इसका उल्लेख करना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले लगभग आप समझ लीजिए 13 मार्च से लेकर अब तक इसने मल्टीपल अटैम्प्ट लिए और 200 डे एक बहुत बड़े सप्लाई जोन के तौर पे काम कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। इसके लिए एक बड़ा पिवट पॉइंट आज के लिए, क्लोजिंग के लिए और मंडे के लिए भी इवन, दैट्स 432। इसी एवरेज से ये बार बार सिंक होता है और नज़र रहेगी आईटीसी पर। दूसरा स्टॉक जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है दैट्स चंबल, करीब करीब 3.25% ऊपर 381.75। प्लेसमेंट बेहद शानदार, टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे है। ऑप्शन एक्टिविटी लगभग 380 की कॉल में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑलमोस्ट जनवरी 2024 से लेकर अब तक चली आ रही स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ चंबल फर्टिलाइजर। एक हो गया आईटीसी मोमेंटम, चंबल का मोमेंटम उससे ज़्यादा एग्रेसिव है। और तीसरा है पॉलीकैब, स्क्रीन पे लिखाइएगा। वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेल बार थी मार्च की, उसके बाद आज जनवरी की, माफ़ कीजिएगा, उस बार को ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर चुका है। 5313 पर ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, इवन अब 5300 के जोन को पार करता हुआ मेरी नज़रें निगाहें हर्षिता इन 3 स्टॉक्स पर रहेंगी, आईटीसी, चंबल और पॉलीकैब। स्ट्रॉन्ग सेटअप। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पर अच्छे गेंस देखने को मिले हैं एक सीमित दायरे वाले कारोबार में। चलिए कुछ आपके लिए ट्रेंडिंग काउंटर्स भी पेश कर देते हैं, फिर पैनल के पास चलेंगे जो तैयार है आपके सभी ट्रेड्स पर एक राय देने के लिए। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स जहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स, आईटीसी जो वीरू अभी मेंशन कर रहे थे, और साथ ही साथ आपका कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। आईटीसी में इस बीच एक बड़ा सौदा भी हो रहा है, 0.04% ऑफ इक्विटी हैज बीन ट्रेडेड, तो वो भी एक एडेड इन्फॉर्मेशन अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है। एसबीआई कार्ड करीब 4% तक की गेंस इधर, टाटा केमिकल्स, इंडस टावर, आईजीएल ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। लेकिन मंदी में है बजाज फाइनेंस, क्लियरली न्यू लोन्स की रफ्तार काफी धीमी पड़ी है आरबीआई के एक्शन के बाद, तो वो स्टॉक 1.1% नीचे। सुबह में ज्यादा कमजोर था, अब
1.25% नीचे है। BPCL, L&T, हिंडाल्को ये दूसरे दिग्गज हैं जो दरअसल मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट, ट्रेंट, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग और दालमिया भारत, ये कुछ ट्रेड्स हैं जहां पर आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश दिख रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? हमारा पैनल एकदम तैयार है। आज ICICI सिक्योरिटीज़ के अमित गुप्ता से डिटेल में बात करेंगे फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, सच्चिदानंद उतेकर और कविता जैन साथ देने वाले हैं। 220 पर मंगलम को जोड़ेंगे। FMCG की सेहत कैसी दिख रही है? Q4 के जो कुछ अपडेट्स आए हैं उससे क्या संकेत लेने चाहिए, इस पर होगी बातचीत। फिर 2:30 बजे रियल एस्टेट स्टॉक्स की तरफ से जो Q4 का अपडेट आया है उससे क्या इन्फ्लुएंस लेना चाहिए और आपकी ट्रेडिंग पोजीशन किन स्टॉक्स में होनी चाहिए। 2:45 के आसपास आज RBI पॉलिसी में साफ कहा गया है कि UPI के जरिए अब आप ATM पर जाकर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड की शायद वहां पर ज़रूरत ही ना पड़े। लक्ष्मण इस पर जुड़ेंगे। 250 पर मार्केट बिग बॉयज में मेहरबून ईरानी से होगी बातचीत। 3 बजे यतिन से लेंगे डीलिंग रूम चेक। ऑफ कोर्स BTST, STBT ट्रेड्स के साथ चलेंगे क्लोजिंग की तरफ। ओके, चलिए अब हमारे पैनल को जोड़ते हैं और कॉल से शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय के पिक। इस समय का ट्रेड जो है वो है बजाज फिनसर्व, जो कल मैंने BTS के तौर पर दिया था, टारगेट था 1680, वो अब अचीव हो गया। लेकिन कल वो प्रीएम्प्टिव मूव था, आज तो एक्चुअली बाई सिग्नल जनरेट हुआ है बजाज फिनसर्व में। अब ट्रेड करना चाहिए इसको। 1680 का है, टारगेट होगा 1700 और मेरे ख्याल से स्टॉप होगा बहुत ही टाइट और वो होगा 1670 का। तो 1:2 रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बनता है और फ्रेश मूव शुरू हुआ है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में फ्रेश मूव, लेकिन बजाज फाइनेंस थोड़ा सा लैगार्ड है आज के ट्रेड में, ढीला है वो। तो यहाँ पर एक ट्रेड फिनसर्व में लेकर चले। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका सौदा। अच्छा जी, तो देखिए बालकेश इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी दिनों से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है और अब आज क्योंकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बालकेश इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2500 रुपए के टारगेट सेट करेंगे बालकेश इंडस्ट्रीज में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 2400 वाला कॉल ऑप्शन जो 75 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 125 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, 2400 की कॉल भी और 7800 पे ट्रेड कर रही है, 78 पे ट्रेड कीजिए, माफ़ कीजिएगा, और फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं आप। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी वीरू जी, अनुज जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, कोशिश हो रहा है, ऑलमोस्ट कगार पे है लॉरस लैब्स और वॉल्यूम्स 2 दिनों पहले काफी अच्छे थे, करीबन 444 के इर्द-गिर्द ट्रेड कर रहा है, तो 430 पे स्टॉप लॉस रख के बाय करेंगे 430 फॉर अ टारगेट ऑफ 475 475। ओके, सचिन को जोड़ लेते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून हर्षा, गुड आफ्टरनून नरेंद्र जी। यहाँ पर छोला फाइनेंस का हमने कल सेटअप डिस्कस किया था। जिस तरीके से 1200 के आसपास इसका ब्रेकआउट प्लेस्ड है, वो ब्रेकआउट आज के सत्र में काफी अच्छी तरह एविडेंट है एंड डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी दी है। मुझे लग रहा है लगभग 1245 से लेके 1300 के जोन में एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। एक अच्छा क्लस्टर ब्रेकआउट है पिछले 3 दिनों का, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1200 के आसपास ही प्लेस करना है एंड खरीदारी करनी है चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1245। ओके, तो 1245 का टारगेट लेकर चोला फाइनेंस में एक ट्रेड का मौका तेजी का ही बन रहा है। कविता जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, फर्टिलाइजर्स में GNFC के प्राइस सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। काउंटर ऑन अ वीकली और डेली चार्ट, ऑन अ डेली चार्ट ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, तो 711 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 722 728 आप GNFC पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 702 का, और एज अ डिस्क्लेमर ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। ओके, GNFC 711 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, इंडेक्स वहीं पे है 22,505 पे। अब टेक्निकल कॉल्स यहाँ पे पूरी हो गई
बजाज फिनसर्व, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, लॉरस लैब, चोला इन्वेस्ट और जीएनएफसी, ये 4 प्रमुखता 5 काउंटर है। हमारे साथ अब इस वक्त आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से अमित गुप्ता मौजूद हैं। अमित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। अमित, थोड़ा ग्लोबल सेटअप 2-3 दिन से बिगड़ा, बट स्टिल इंडियन मार्केट्स की रेजिलियंस कायम है। हम अभी भी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए, लेकिन पिछले कुछ सेशंस में डोमिनेंस जो है वो बैंक निफ्टी का बढ़ा है, एंड थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। आप लोग मार्केट्स को इस वक्त अप्रोच कैसे कर रहे हैं और एग्जैक्टली क्या चीज कर रहे हैं? आज का प्रिफर्ड स्टॉक क्या रहेगा आपका? तो देखिए, हमने भी अपने फंड में अगर आप देखिए तो वी हैव मूव्ड सम पोजीशंस इनटू लार्ज कैप्स में हमने थोड़ा पोर्शन बढ़ाया है, और उसके पीछे रीजन यही है कि वहां पर कुशन ज्यादा था। वॉलेटिलिटी आने वाले समय में थोड़ी और बढ़ सकती है, इलेक्शंस हैं और मेरे ख्याल से काफी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बिल्डअप हैं, तो उससे वॉलेटिलिटी और बढ़ जाती है। अगर आप ओवरऑल देखिए तो जैसे आपने एचडीएफसी बैंक का नाम लिया, तो जब 1400 के आसपास का पैनिक था तो हमने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया है। उसके पीछे रीजन ये भी है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उसका जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है वो 110% के आसपास था, यानी कि जितना डिपॉजिट है उससे कहीं ज्यादा लोन दिया गया। मार्केट का वरी ये था कि आपके निम्स कंप्रेस हो जाएंगे और इस वजह से स्टॉक नहीं चल रहा था। अभी अगर आपने देखा हो, जब ये रन अप आया उससे पहले मैनेजमेंट का कमेंट्री मार्केट में आया था और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला था, मेरे ख्याल से उस कमेंट्री में काफी पॉजिटिविटी आप ले सकते हो। उसमें उन्होंने बोला था कि हम लोग अपने हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स को कम करेंगे और थोड़ा सा लैंडिंग भी, जो लैंडिंग ग्रोथ है उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, दैट इज फाइन। तो जब एनआईएम बॉटम बन रहा है स्टॉक का, तो स्टॉक भी बॉटम बन जाता है, दिस इज आवर थॉट। तो यहाँ से फिर वो जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आएगी, बट उस वजह से ही जो कि वैल्यूएशन 2.3 टाइम्स प्राइस टू बुक हो गए थे, तो स्टॉक ने रिकवरी ली। ऐसे ही और भी लार्ज कैप्स हैं जहां हमारे लिहाज से जूस है, जिस वजह से ये मार्केट रेजिलियंट है। तो और अगर ऐसा नहीं है कि निफ्टी को बहुत तेजी से 23,000 24,000 जाना है, मेरे ख्याल से ये हैवीवेट मार्केट को यहाँ पर भी स्थिर रख सकते हैं, जिस वजह से काफी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ओके, बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा ये मार्केट। अमित, गुड आफ्टरनून। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी है, यहाँ पर कोई व्यू है क्या आपका? तो मेरे ख्याल से ये पूरा स्पेस देखिए सबड्यूड था, क्योंकि हमने गैस के प्राइसेस में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बट अभी अगर आप ट्रेंड देखिए गैस का, तो गैस के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये काफी स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, जिसके बेनिफिशियरी इस पूरी ये पूरा जो चेन है, इसमें आप पेट्रोनेट से चालू कर सकते हो। पेट्रोनेट कतर से गैस लेता है लिक्विड फॉर्म में और उसको फिर गैस में कन्वर्ट करता है। गेल अपनी पाइपलाइंस हाईवे से लेकर आता है और सिटीज तक लेके जाता है, और उसके बाद सिटी में एमजीएल और आईजीएल ये अपनी गैसेज जो है घरों तक पहुंचाते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का फोकस है कि हर घर के अंदर पाइप गैस को पहुंचाना है, आई थिंक इसके बेनिफिशियरीज, ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर आपको सिलेक्टिवली प्ले करना चाहिए। तो ये यस, तो अभी आप देखिए तो जैसे अगले 5-6 महीने का जो पीरियड है, मेरे ख्याल से वो उन स्टॉक्स को ज्यादा बिलोंग करता है जो अभी तक परफॉर्म नहीं किए हैं, क्योंकि काफी हद तक पॉजिटिविटी स्टॉक्स में आ गई है इस एक्सपेक्टेशन में जो गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है एंड ऑल दिस स्टफ। तो इसलिए वो सेक्टर्स अब ज्यादा इवॉल्व होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं किए। तो एचडीएफसी बैंक वाज वन गुड एग्जांपल, दीज गैस स्टॉक्स इज अनदर गुड एग्जांपल। तो आई थिंक वो एक फोकस हमने भी अपने फंड में अभी किया है। तो एचडीएफसी बैंक और ऑफ कोर्स वो तो एक आउट परफॉर्मर रहा ही है पिछले इस पूरे हफ्ते में अगर आप देखें, लेकिन एनसीटी गैस कंपनियों पर भी नजरें आने लगी हैं। इनफैक्ट कविता जी, एक बार आईजीएल एमजीएल वाले ट्रेड पर नजर डालें कि चार्टिकली आपको क्या पसंद है। यहाँ पर क्या आज का मूव कुछ सिग्नल कर रहा है कि शायद आगे तेजी कायम रहे? जब इन काउंटर्स को देख रहे हैं तो एमजीएल पर एक अच्छे मूव बनते हुए दिखे हैं। ऊपरी स्तर से काउंटर में गिरावट जरूर देखी है, लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसे देख सकते हैं। और डेली चार्ट बहुत अच्छे से अपने एवरेजेस के ऊपर निकलते हुए दिखे हैं। मुझे लग रहा है 1398 आज का पिवट है, लगभग इन्हीं लेवल से वापस बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। ऊपर में काउंटर एक अपने न्यू हाइस जो प्रीवियस हाई है 1575 इन शॉर्ट रन जाते हुए दिख सकता है। डे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 1509 1510 तक के लेवल्स की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है।
तो नीचे के इन लेवल के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर दिखती है काउंटर में। थोड़ा सा नजरिया 1-2 दिन का रखें और 1390 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनिंग कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ट्रेड दिख रहा है इस समय। अच्छा, एक और स्पेस जो काफ़ी दिनों बाद तेज़ी दिख रही है इसमें, SBI कार्ड स्क्रीन पर रखिएगा। SBI कार्ड वैसे हम सब जानते हैं एक मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है। इनके नए कस्टमर एडिशन में ज़्यादा पिकअप नहीं देखने को मिला है जो रिसेंट अपडेट्स आए हैं उस लिहाज से। स्टॉक अगर आप देखें पिछले 1 साल में इसने इनफैक्ट नेग्लिजिबल रिटर्न दिया है, करीब फ्लैटिश ही रहा है। बीच बीच में स्पाइक्स आए हैं लेकिन वो कभी टिक नहीं पाया है। स्टॉक 927 पर रहा करता था, आज 700 के आसपास है। आज के मूव में कुछ पढ़ना चाहिए या नहीं प्रशांत? जैसे कहते हैं इट फ्लैटर्स ओनली टू डिसीव, तो ये बिल्कुल स्टॉक उसी में फिट हो रहा है। तो मैं एक दिन की मूव में ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि एटलीस्ट कम से कम 2 दिनों तक इस तरह की क्लोजिंग आए और वो क्लोजिंग मुझे स्पॉट में 740 के ऊपर मिले। अभी हम करीबन 726 पे 740 740 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज हो तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 720 पे और वहां से टारगेट होगा 790 का स्ट्रेट। सो 740 के ऊपर क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए, तब तक मेरे हिसाब से हर रैली जो होगी वो सेल होगी। इस बीच आप लेके आइए डिफेंस स्पेस से BEL 225, ये इसके करियर का नया हाई है। यस, और जिस पैटर्न से बाहर निकला है ये टिपिकल फ्लैग स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई पर। मानस जरा एक बार BEL को रीड कीजिएगा, बस थोड़ा सा एवरेजेस से दूर आ गया है बट अमूमन चलता है ये। आई थिंक इस पैटर्न को मेंटेन करके रखता है। 225 पे थोड़ा सा ओवरबॉट है या थोड़ा आप रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे या इस मोमेंटम को खेलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये रडार पे था और मैं बिल्कुल रिकमेंड करने वाला था अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा आता तो। लेकिन BEL क्योंकि एक ये प्राइस ब्रेकआउट है, 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद है, तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 221 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। अब जो नया टारगेट होगा वो 232 और उसके ऊपर 235 रुपए हो सकता है। इसमें आप ऑप्शन ट्रेड भी लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 230 वाला कॉल ऑप्शन जो 6 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए। इस ऑप्शन में आपको शायद 12 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, BEL पे आपको इस 230 की कॉल पे और एक बार ITC का लेके आइएगा। अभी मेरे स्क्रीन पे जो डेरिवेटिव मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उसमें 2 आ रहे हैं। BEL जिसका जिक्र अभी मानस ने किया, और मैं लगभग 2 बजे की समरी में अपने 428.80 पर बात की थी ITC पे। नाउ इट्स 430.40 डे हाई पर। ये अब अपने लास्ट ड्यू एवरेज को टेस्ट करता हुआ 431 से प्लेस है वो। प्रशांत, आप ITC को रीड कीजिएगा और इस पर फ्यूचर्स पे आपका टेक क्या है, क्योंकि यही वो क्रैक पॉइंट था फरवरी फर्स्ट वीक का। अब उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ कैसे अप्रोच करेंगे ITC को आप? तो वीरू जी, अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो मुझे लग रहा है जो बाउंस है वो काफी अच्छा है, 20 दिनों के एवरेज से आया है। दूसरी बात, लगातार 3 जो स्विंग हुए हैं वो हायर बॉटम्स बना रहे हैं, तो हम हायर टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी हम कम से कम यहाँ से 445 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट 427 427 फ्यूचर्स लेवल में और टारगेट रखेंगे 445 445 का। तो चलिए, ये इस समय ITC 430 पर। अब FMCG कंपनियों की बात करते हैं। इन दिनों फोकस में है कंपनियां, लगातार चौथी तिमाही के अपडेट्स आए हैं। इन पर बात करने के लिए मंगलम हमारे साथ जुड़े हैं। मंगलम, कल डाबर के तो खराब थे नंबर्स, बट बाकी ओवरऑल कैसे रहे नंबर्स? अभी तक जितने अपडेट्स आए हैं काफ़ी डिफरेंट नहीं है जो पिछले 3 क्वार्टर से हमने देखा है उनमें। डिमांड के मद्देनजर उसके व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो, बट डाबर और मैरिको में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मैरिको लो सिंगल डिजिट रेवेन्यू आया है पिछले 3 क्वार्टर में नेगेटिव रेवेन्यू आने के बाद। तो ऐसा है कि वो इम्प्रूविंग ट्रैजेक्टरी पे है और उनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेटर है डाबर से, इसलिए लोगों को मैरिको अच्छा लगा। डाबर में भी एक चीज़ जो अच्छी थी वो था उनका होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस। तो उस लिहाज से हम देख सकते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर या हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस जो है वो अच्छा कर सकता है इस तरफ। डिमांड के चलते तो कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट रूरल रिकवरी में है, तो इस वजह से जो अर्बन और रूरल का गैप है थोड़ा सा नैरो हुआ है। बट क्या हुआ है, किसी ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था बहुत बड़ा FMCG कंपनी से,
आगे जाके जो इलेक्शन आएंगे, फिर मॉनसून है, डिमांड सिचुएशन अच्छा होगा, तो बिकॉज स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया है, लोग सोच रहे हैं कि दिस इज द लास्ट वर्स्ट क्वार्टर टू हैव फॉर द एफएमसीजी सेक्टर। आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार मैं मार्जिन्स को ज़्यादा नहीं देखूंगा या किसी और चीज़ को नहीं देखूंगा। रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा चेंज नहीं होगी, बट मैनेजमेंट डिमांड के बारे में क्या बोलती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आगे जाके उनको विजिबिलिटी किस तरह का मिल रहा है। मैक्रोज को देखें तो इसमें कई सारे आउट परफॉर्मर्स और कई सारे अंडर परफॉर्मर्स होंगे। गोदरेज कंज्यूमर मेरे हिसाब से अच्छा कर सकता है, टाटा कंज्यूमर अच्छा कर सकता है, ज्योति लैब्स और हुनासा मामाअर्थ जो है वो दे हैव बीन ग्रोइंग फास्टर देन द इंडस्ट्री। अंडर परफॉर्मर्स होंगे जो लार्ज प्लेयर्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटानिया, डाबर, इमामी, तो इन सबको हम देखेंगे। डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स जो स्टेपल्स नहीं है, जो के शेप के जो ऊपरी हिस्से के लोग हैं जो खरीदते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स देखिए, 38% ज्वेलरी रेवेन्यू ग्रोथ इन द फोर्थ क्वार्टर, जो सीजनली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ना कोई शादी का सीजन है, ना कोई अक्षय तृतीया या कुछ है, उसमें 38% ग्रोथ आया। और डीमार्ट भी 20% अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, ये आपने के शेप की बात की। डिस्क्रिशनरी स्पेंड में कोई कमी नहीं है क्योंकि अर्बन इंडिया में वो पैसा अच्छा खासा खर्च हो रहा है, लेकिन जो मिड सेमी अर्बन मार्केट्स होते हैं या फिर छोटे मार्केट्स होते हैं, उसमें पैराशूट का डिमांड पिकअप क्यों नहीं कर रही है? अब सफोला ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, अनुज आजकल एयर फ्राइड खाना खाते हैं तो वहाँ पर डिमांड नहीं है, लेकिन वो भी आप देखिए मिड सिंगल डिजिट है। तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ है, उसमें प्राइस ग्रोथ नहीं है, क्योंकि कोपरा जो की इंग्रेडिएंट है पैराशूट ऑयल बनाने में, उसके प्राइसेस कम होते जा रहे हैं। तो हमें रेवेन्यू ग्रोथ उसमें नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट के आसपास दिख रहा है। और दूसरी बात क्या है, जब कोपरा के प्राइसेस कम होते रहते हैं तो कंपेटिटर्स उन लोगों को अंडर कट करना चालू कर देते हैं। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, कई सारे अनब्रांडेड प्लेयर्स हैं, वो सब कहते हैं कि प्राइस तो अभी कम है, तो मैरिको जिस भाव पे बेच रहा है उससे थोड़ा कम में बेच देंगे और लोग खरीद लेंगे, बिकॉज अभी लोग थोड़े वैल्यू कॉन्शियस हो गए हैं। जब प्राइसेस बढ़ते हैं इन एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, जो लार्ज प्लेयर्स हैं वो हमेशा मार्केट शेयर गेन करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉस बेयर कर सकते हैं, बाकी प्लेयर्स आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं। तो इसलिए जब डिफ्लेशनरी टाइम होता है तो सारी कंपनीज, आपने नोटिस किया होगा, ये कह रहे हैं कि कंपेटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है लोगों ने तेल लगाना कम कर दिया या कुछ है, बट हो सकता है कि लोगों ने बाकियों का प्रोडक्ट यूज़ करना चालू कर दिया। और अनुज, मुझे मालूम नहीं एयर फ्रायर में खाते हैं या बेक करके खाते हैं, बिस्किट्स खाते हो? ब्रिटानिया के रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा? बिस्किट्स में बहुत रेयरली सुबह चाय के साथ वन बिस्किट, कभी च्यवनप्राश खाया था इस क्वार्टर में। देखिए ऐसा है, हर्षदा, मंगलम को आजकल सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहती है। अभी वो कल्याण ज्वेलर्स की बात कर रहे थे, ये अभी जो 3 साल हुए मंगलम की शादी को, तो इसके लिए थोड़ा तो 3 साल काफ़ी नहीं होते, तो 3 साल हुए। जब 15 साल हो जाते हैं तो फिर वो ज्वेलरी वगैरह एकदम बिल्कुल उसकी बात करनी बंद हो जाती है। तो इसके लिए खैर, लेकिन मंगलम बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सचिन, एफएमसीजी स्टॉक्स कोई समझ में आ रहा है आपको इस लेवल पर? मैरिको फॉर एग्जांपल। अनुज जी, मैरिको डेफिनेटली जिस तरीके से यहाँ पर चाल अनफोल्ड हो रही है, एक काफी बड़े डाउन ट्रेंड के खत्म होने के ही संकेत आ रहे हैं। वीकली चार्ट्स पे लगभग पिछले 8 महीनों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कहीं जाकर थम गई है। एक अच्छा फ्लोर इसने 490 495 के जोन में बनाया है, वहां से ही एक काइंड ऑफ अ ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन से बाउंस बैक इवॉल्व हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये रिकवरी काफी शानदार होनी चाहिए। 530 के आसपास के ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर इमिडिएटली नजर तो आ रही है। तो इमिडिएट बेसिस पे अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसे होल्ड करने की सलाह होगी। रिव्यू जोन होगा अराउंड 530 का, एंड मुझे लग रहा है अगर मार्केट का टेक्सचर भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है तो आई थिंक 560 570 तक भी ये पर्टिकुलर चाल एक्सटेंड हो सकती है। ओके, इस बीच जरा प्लीज एक बार आप लिखे आइए पीवीआर लगभग मतलब 6 सेशन हो गया। अब अपने शॉर्ट टर्म मूवी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कुछ एवरेजेस को टेस्ट कर रहा है हायर लेवल्स पे, लेकिन कन्विक्शन नहीं बना है। मतलब बड़े एवरेजेस को तोड़ने के लिए जो वॉल्यूम्स, जो प्राइस पैटर्न की ज़रूरत होती है, वो अभी तक स्क्रीन पे है नहीं। क्या चक्कर है? आई मीन लोग क्यों इतने, आई थिंक ये स्टॉक ऐसे परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है? अच्छा अनुज, वो लास्ट वीक हमारी बात हुई थी, वो क्रीव देखी क्या? हर्षदा और आपने दोनों ने मेरे प्रश्न को
ये कह के टाल दिया था कि हमने लाइव क्रू देखा। मैं लाइव क्रू देखा और मैं तो कल लाइव क्रू देख रहा हूँ, परसों लाइव क्रू देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे जोधपुर बुलाया गया है, तो मैं सैटरडे को जोधपुर जा रहा हूँ। वैसे बाय द वे जोधपुर वालों, मैं आ रहा हूँ, अगर आपको मिलना है तो प्लीज़ मिलेगा मुझसे। सैटरडे को एक इवेंट में जा रहा हूँ मैं, और संडे को वहाँ से वापस आ रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीक वीरू मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और उसके बाद दिल्ली से फिर मैं एक अपनी छुट्टी पर जा रहा हूँ। तो मैं लाइव क्रू काफ़ी देखने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से फिल्म के चक्कर को हाँ, में तो क्या फिल्म की ज़रूरत नहीं है, लाइव क्रू ही काफ़ी देख लूँगा। आपने देख ली क्या? लाइव क्रू है, प्रत्यक्ष से कहते हैं। और नहीं, मैं सोच रहा हूँ इस वीकेंड देखूँ। अच्छा, ये हर बात पे बार बार ये HDFC के केस में, कभी रिलायंस के केस में, ये बाहुबली का उल्लेख क्यों करते हैं? कोई खास वजह? ये मूवी ज़्यादा प्यारी है क्या? मेरे ये मूवी ना एक्चुअली जब मेरी बड़ी बेटी 2.5-3 साल की थी, तब ये मूवी रिलीज़ हुई थी, और वो उसको इतनी पसंद आई थी कि मैंने, मेरे ख्याल से ये मूवी कम से कम नहीं तो 40 बार देखी होगी, मतलब कंजर्वेटिव बेसिस पर, कम से कम। और इसके लिए इसका एक एक डायलॉग जो है ना, वो दिमाग पे चढ़ चुका है और वो याद है। और वो मतलब इसमें एक्चुअली काफ़ी संस्कृत भी यूज़ हुई है, तो थोड़ा सा मुझे मतलब अच्छी लगी मतलब मूवी। और आई थिंक 2 काफ़ी ख़राब बनी थी, लेकिन बाहुबली 1 जो थी ना, वो मेरे ख्याल से इंडिया में पिछले 10 साल में एटलीस्ट विजुअली बेस्ट मूवी बनी थी। तो इसके लिए मैं बार बार इसका मतलब उल्लेख करता हूँ, बार बार इसकी बात करता हूँ। इसके लिए आपने देखी होगी, आई एम श्योर। तो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, आप पता है आप। हाँ, मैंने देखी है, बिल्कुल ऐसी कहानी हर्षिता ने भी बताई मेरे को। मैंने उनसे पूछा कई बार कि मैं खीर बहुत संभल के खाती हूँ, क्योंकि हर्षिता ने सूर्यवंशम बहुत बार देखी है। हर्षिता, कितनी बार देखी है आपने? बस मत पूछो, अभी आजकल नहीं देखती, अभी पर अभी भी दिखती है टीवी पे कहीं ना कहीं, बट मैंने रिसेंटली मैं अभी देखा ना जब गुरु हाँ, वो तो हमेशा गुरुकुल 2 पे, और मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, तो मैं बैठ के मैं क्या करूं, तो सूर्यवंशम आ रही थी, तो फरवरी की बात है, मैक्स पे सूर्यवंशम आ रही थी, वो दिख रहा था, तो फिर मैंने भी किया, और गजब है वो मूवी। और वो और 1-2 मूवी और हैं जो मैक्स पे जरूर मिलती हैं। बहरहाल कविता जी, इस वीकेंड का आपका प्लान? क्रू देखिए आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी, बट आपकी वो सूर्यवंशम देख के मुझे जरूर बहुत हंसी आ रही थी। चैनल चेंज करते हुए कहीं ना कहीं तो वो आते हुए दिखी जाती है, एंड स्पेशली वही सीन आता हुए दिखता है ना, खीर वाला ऑफ दैट बच्चन साहब और बच्चे का, तो वो जरूर मुझे देख, और मैं भी बैठ जाती हूँ 10-15 मिनट्स तो मैं जेल ही में थी। वैसे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब किसी ने पूछा कि क्या बाहुबली ऐसी फिल्म है जो मैंने सबसे ज़्यादा बार देखी। मेरे ख्याल से शायद द ओनली मूवी विच कम्स क्लोज अपार्ट फ्रॉम बाहुबली, 2 और, एक शोले और एक सत्या। आप स्वदेश कहेंगे? हाँ, नहीं, स्वदेश भी देखी है, कई बार देखी है, लेकिन मैं वो कहीं से भी देख सकती हूँ। हाँ, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है जो शोले और वो बाकी सत्या जो मैंने देखी हुई है, और बाहुबली। आपने कौन सी? स्वदेश सबसे ज्यादा। स्वदेश, हाँ, मतलब बहुत दिखेगी तो मैं देख लूंगी। हाँ, गाबा सर, आप नहीं सोचूंगी। गाबा सर, आपने तो पक्का सलीम खान की कोई मूवी देखी होगी सबसे ज्यादा। इनफैक्ट सलीम खान शोले पिक्चर अपने जन्मदिन पर जरूर दिखाते हैं। अच्छा, जन्मदिन पर। अरे अगले गाबा सर, इस बार हमने इनवाइट कर लिया अपने आपको, गाबा सर, इस बार शोले की उस स्पेशल स्क्रीनिंग पे। अब लास्ट ईयर नहीं दिखाया था उन्होंने, तो मैं ये गाबा सर ने अपने आप को हेज कर लिया। लास्ट ईयर दिखाया था, लेकिन हमें हर साल दिखाते हैं। गाबा सर, हमारे लिए आप एक स्पेशल स्क्रीनिंग करा लीजिए। 8-10 बार देख लिया हमने। गाबा सर तो वापस दिखाएंगे तो जरूर बुला लूंगा आपको। देखिए, ज़्यादा ट्रेड्स है नहीं, इसके लिए हम थोड़ा टाइम किल कर रहे हैं, क्योंकि बेकार में ट्रेड लेंगे तो लोगों का पैसा लॉस होगा। इससे अच्छा सोचा कि थोड़ा सा इस बारे में बात कर लें, है ना वीरू? बिल्कुल। एक मूवी थी, पता नहीं अनुज आपने देखी नहीं देखी, शक्ति, नागार्जुन की, बेहतरीन थी। जब आपने सत्या का जिक्र किया ना, नागार्जुन की, वो जो स्कूल की फाइटिंग होती है ना, शिवा, हाँ, शिवा, गजब मूवी, राम गोपाल वर्मा की मूवी थी वो, गजब थी। हाँ, बिल्कुल 100%। अब शिवा किसने नहीं देखी? और शिवा किसने नहीं देखी? और मैं तो जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय, तो कॉलेज में वाकई में वैसे कुछ सीन्स होते थे
मतलब मेरे कॉलेज में तो होते थे, अब खैर वो अब बहुत इम्प्रूव हो गया वो कॉलेज, लेकिन उस टाइम पे होते थे। तो बिल्कुल शिवा तो आई थिंक सबने देखी है। वो उसका एक गंदा सा रीमेक भी बनाया गया था, लेकिन वो इतना बेकार बना था कि आई थिंक वो राम गोपाल वर्मा ने जो शोले का रीमेक किया था उससे बेकार उसका रीमेक किया था। तो खैर लेकिन हाँ वो फिल्म आई थिंक हमने सबने देखी होगी वो फिल्म। हाँ, शिवा तो देखी, शिवा, हाँ वो तो अच्छी फिल्म थी। अच्छा, बार बार आप अनुज से पूछो ना, अनुज गुप्ता, आई थिंक उनके मुंह में फिल्म आती है फिर आप अनुज के पास आ जाते हो। अनुज गुप्ता, आप कोई ऐड करना चाहेंगे एनी फिल्म जो आप अमित गुप्ता, आई बेग योर पार्डन, जो कभी भी आप देख लें? मेरे ख्याल से रिसेंटली जब बीच में तारे जमी पर आई थी, आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिसेंट मूवी। मतलब पूरा पैराडिग्म ये होता है ना कि आप कैसे बच्चों के साथ एक ऐसा एंटरटेनमेंट क्रिएट कर देते हो, जो सारे वर्ग ने आई थिंक पसंद किया। उसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे। जी हाँ, ऑफ कोर्स कई ऐसी फिल्में हैं जो आप कभी भी देख लेते हैं, लेकिन एक फिल्म जो अभी थोड़ी सी चलने लगी है वो है लॉरेंस लैब की। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले इसकी हम चर्चा कर रहे थे। अभी अपडेट ये आ रहा है कि इनकी सब्सिडरी की आंध्र प्रदेश एपीआई यूनिट की जो सब्सिडरी है उसे यूएस एफडीए से एक ओएआई मिला है, एक्शन इनिशिएटेड। वो स्टॉक करीब 1% ऊपर है। प्रशांत इसको ट्रैक करते हैं। प्रशांत, एक बार रिविजिट करेंगे उस ट्रेड को और फिर अमित से एक फंडामेंटल चेक भी लेंगे ओवरऑल फार्मा स्पेस पर। जी हर्षा जी, इनफैक्ट अभी शो के शुरुआत में ही मैंने इसको रेकमेंड किया था अभी द स्टॉप लॉस एट 430, तो मेरे हिसाब से वही स्टॉप लॉस रख के बने रहना चाहिए ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पे, बट वॉल्यूम्स देख के लग रहा है कि ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, तो वही हिसाब से मैंने रेकमेंड किया है। मुझे लग रहा है यहाँ से 470-75 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉक हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। अमित, आपकी राय क्या रहेगी फार्मा एज ए पॉकेट इस समय? हाल फिलहाल हमने देखा है लुपिन का आउट परफॉर्मेंस, सिप्ला में समय समय पर परफॉर्मेंस अच्छा आता दिखाई दिया है। देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल से फार्मा अभी भी बहुत ज्यादा ओवर ऑन्ड सेक्टर नहीं है। तो अगर आप काफी फंड्स देखिए तो फार्मा के अंदर अभी तक पोजीशंस उतनी बनी नहीं है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सेक्टर है जो अगले 5-6 महीने आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वो है ऑरबिंदो फार्मा। अगर आप 2 साल की अर्निंग्स पर कंपेयर करो तो 18 टाइम्स पर ये ट्रेड करता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे ख्याल से ये आने वाला है कि आप जो हम पेनिसिलिन जी एपीआई यूज करते हैं ना, वो सब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आज की डेट में करीब 15,000 टन का हम एपीआई यूज करते हैं, ये वाला पेनिसिलिन जी, जिसका भाव पहले प्री कोविड पर होता था $15 पर केजी और अभी हो गया है $30 पर केजी, तो डबल हो गया भाव इसका। ऑरबिंदो फार्मा ये पूरा 15,000 टन इसका कमीशन होने वाला है। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी के लिए गोइंग फॉरवर्ड। तो ऐसी कंपनीज मेरे ख्याल से फार्मा पैक में जो वैल्यूएशन अच्छे हैं, ऐसे ट्रिगर हैं, मेरे ख्याल से देखनी चाहिए। हमने अपने फंड में इसके अंदर पोजीशन बना ली है। एक बार आप बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस लेकर आते हैं, क्योंकि आप बैंक निफ्टी आ गया डे हाई पर करीब 300 पॉइंट्स ऊपर 48,346 अब बैंक निफ्टी का लेवल। और यहाँ पर एक बार ज़रा इसको देखते हैं। एचडीएफसी बैंक 195 पॉइंट कंट्रीब्यूशन, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक जो शो के शुरू में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर इंट्राडे में आपको दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा अब मोमेंटम पिक करता हुआ और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में 1080 आईसीआईसीआई बैंक पर इस समय। सचिन, आईसीआईसीआई बैंक अनुज जी कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो लगातार 1100-1110 के आसपास इसे सप्लाई प्रेशर ही फेस करना पड़ा है। नीचे 1070 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अभी भी जिस तरीके से इसकी प्राइस एक्शन है, आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट होगा इसे अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने, जो फिलहाल प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1092 के आसपास। तो मुझे लग रहा है जब तक ये पर्टिकुलर लेवल रिकॉन्कर नहीं होता, आई थिंक तब तक बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए काउंटर में। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये होगी कि थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड हो सकता है इवन इन द कमिंग वीक। ओके, चलिए अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ अपडेट्स आए हैं और स्टॉक्स में अच्छे खासे रिटर्न्स हैं इस समय।
हर्षदा समझते हैं पहले कि कैसे अपडेट्स रहे, फिर इस सेक्टर पर बात करेंगे। हर्षदा। जी हाँ, इनफैक्ट आज के दिन हमने 3 कंपनियों की तरफ से एक अपडेट देखा है, शोभा हो या फिर आपका पूर्वांकरा हो, मैक्रोटेक डेवलपर्स, और तीनों की तरफ से इशारा यही है कि Q4 के नंबर्स इनफैक्ट अच्छे साबित होते हुए दिखाई देंगे। अब आप देखिए डेटा पॉइंट, शोभा के केस में बिक्री Q4 में लगभग 1500 करोड़ के आसपास आ रही है, यानी कि पिछले साल से इस साल मामूली से आपको 3% का उछाल दिखेगा। पूर्वांकरा के लिए ज़्यादा बेहतर ये क्वार्टर निकल कर आया है। 1947 करोड़ की यहाँ पर आंकड़ा इन्होंने डिलीवरी बिक्री के लिहाज से प्रिडिक्ट किया है, और साथ ही साथ मैक्रोटेक ने जो प्री सेल का नंबर शेयर किया वो 4230 करोड़ के आसपास का है। ये एक चीज़ है। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादातर कंपनियां, और इन 3 कंपनियों के केस में हमने नोटिस किया है, ये सब FY24 में रिकॉर्ड सेल्स मेंशन कर रही हैं। तो पूरे साल हम बार बार अपडेट सुन रहे थे कि एक प्रोजेक्ट एक कंपनी का पूरी तरह से बुकआउट हो गया, मिनटों में बुकआउट हो गया, एक दिन में बुकआउट होता हुआ दिखाई दिया। तो सेल्स या फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स को हाथों हाथ लिया है। ऐसा ही एक अपडेट आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में नीचे फ्लैश होता देख रहे हैं, और ये बस इत्तेफाक है कि इस समय खबर आ रही है, मुंबई की कौंदिवली का जो गोदरेज रिजर्व का प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है 2690 करोड़ में बिक्री होती हुई दिखाई दे गई है, तो ये भी बुकआउट हो गया है। DLF ने ऐसी चीजें मेंशन की है, प्रेस्टीज के प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसी चीजें उभर कर आ रही हैं, और उनके नंबर्स अगर आप देखें वो एक प्री सेल्स के नंबर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए शेयर करते हैं, लेकिन Q4 या फिर एक पर्टिकुलर क्वार्टर का अपडेट उस लिहाज से नहीं आता। DLF के केस में हालांकि हम ये सब जानते हैं कि 9 महीनों में इन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया है जो पूरे साल के लिए रखा गया था, और ऑफ कोर्स ज़्यादातर ब्रोकरेजेस यही कह रही हैं कि आसानी से ये कंपनी FY26 तक 20,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कमाती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ 25,000 का भी फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। तो बड़े एक्सपेक्टेशंस लार्जली इन कंपनियों से अब आगे आने वाले समय में भी रहेंगे, ये सिर्फ इसी साल तक सीमित नहीं है। आपको याद होगा इस हफ्ते के मिड में हम कीस्टोन रियल्टर्स के मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे। अनुज, उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ से 7 करोड़ के घर स्पेसिफिकली मुंबई जैसे एरिया में मिनटों में बिक जाते हैं। तो इतनी डिमांड है कि जितने आप प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें वो फटाफट खपने लगे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल वो सुन के थोड़ा डिप्रेशन होता है कि क्या किया हमने लाइफ में, लेकिन खैर एनीवे। अमित गुप्ता के पास चलते हैं। अमित जी, आपके पास है क्या कोई रियल एस्टेट स्टॉक्स? अनुज, मेरे अभी देखिए हमने रियल एस्टेट पे तो पोजीशन नहीं है, एंसिलरी कंपनीज में पोजीशन हमने जरूर बनाई थी, बट मेरे ख्याल से हमारा तो मिस आउट है रियल एस्टेट, बिकॉज काफी शार्प रन अप आया है। बट अगर आप देखिए तो जो नैव है उससे 60% प्रीमियम पे अभी ये स्टॉक ट्रेड करने लगे हैं, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली सिनेरियो बहुत अच्छा है। बट अभी भी लग्जरी सेगमेंट्स में जो सेल्स है वो मच बेटर है देन द लोअर सेगमेंट, तो वो एक डिफरेंस डेफिनेटली है। आप जितना भी प्रीमियम हाउसिंग है मेरे ख्याल से वहां पर ज्यादा किक है, वहां मार्जिन्स भी अच्छे आते हैं, इसलिए कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। बट नैव से 60-70% प्रीमियम पर है। आप DLF देख लीजिए, DLF का नैव 600 रुपए के आसपास है और स्टॉक अभी 900 रुपए और 950 रुपए की तरफ आ गया है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते जा रहे हैं अभी ये सेगमेंट, तो वन नीड्स टू बी केयरफुल मेरे ख्याल से। हालांकि ये जरूर होता है जब घर बन जाते हैं तो 1 साल के बाद जो एंसिलरी कंपनीज हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, उनकी डिमांड आने लगती है, तो वो एक सेगमेंट 1-2 क्षेत्र में ही चला है, जैसे पाइप्स में परफॉर्मेंस आई है क्योंकि प्लम्बिंग वगैरह का यूज होता है, बट जो दूसरे सेगमेंट है वहां भी ग्रोथ नहीं आई है, तो मेरे ख्याल से वहां आपको ज्यादा आने वाले दिनों में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। इनफैक्ट पे शुरू करेंगे ट्रेड्स। सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत जी आपसे लेंगे हम, सचिन के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जायसवाल, और अमित गुप्ता से लेंगे मिड कैप फंडा। तो प्रशांत जी शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। तो अनुज जी, यहाँ पे मुझे PI इंडस्ट्रीज एक काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे लग रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो। तो इसकी जो अप्रैल महीने की 3,900 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 97 पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 70 के नीचे 69, और जो टारगेट होगा वो होगा 150 150 का।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पीआई इंडस्ट्रीज में 3900 के कॉल की है। सचिदानंद, एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा, मुझे आईटीसी का ही स्ट्रक्चर इनफैक्ट शानदार लग रहा है। आई थिंक वीरू जी ने ऑलरेडी इसे आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से इसका थ्रू आउट दिस वीक परफॉर्मेंस था, एक अच्छा बेस इसने अराउंड 425 के आसपास रिकन्फर्म किया है। वहीं से एक अच्छी ब्रेकआउट वाली मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में जरूर मोमेंटम रहना चाहिए। पैटर्न वाइज अगर हम देखें तो एक क्लासिक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट में, जिसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 446 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखे, स्टॉप लॉस लगाए 424 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड अक्यूमुलेट करें आईटीसी को 446 के टारगेट के लिए। ओके, 446 का टारगेट, यहाँ से लगभग 15 रुपए का अपसाइड आप देख रहे हैं। अगला ट्रेड पिक करते हैं मानस से। मानस, आपका चार्ट का चमत्कार क्या है? देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए वीरेंद्र जी जाइडस लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। जाइडस लाइफ करीब 4 दिनों से करेक्ट हो रहा था। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, आज 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है और वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है, ट्रेंड तो पहले से ही बुलिश बना हुआ है, इसलिए स्टॉक में जाइडस लाइफ में करंट लेवल्स पर खरीदारी करेंगे। 989 के स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। 1025 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 1000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 30 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये इस समय जाइडस लाइफ पर मानस की ट्रेड। अमित जी, आपका मिड कैप फंडा। सो आई थिंक लेमन ट्री देखना चाहिए अनुज। ये स्टॉक अगर आप कंपेयर करो तो इंडियन होटल आज 24 टाइम्स ईवी एबिलिटा पे है, ये अभी भी 18 टाइम्स ईवी एबिलिटा पर है। ओवरऑल मिड सेगमेंट को केटर करता है। अगर आप पिछले 20 साल में देखें ना तो मिड सेगमेंट का जो इन्वेंट्री है वो 24% ओवरऑल इन्वेंट्री का 24% से 45% तक ग्रो हुआ है, यानी कि ये सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। इसमें बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, आज भी करीब 20 लाख रूम्स आपको मिलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है उसको इसमें प्ले करने के लिए बहुत बड़ा कैनवास है। तो आई थिंक लेमन ट्री, अगर आप एग्जिस्टिंग जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें ज्यादातर देखिए तो लग्जरी सेगमेंट्स के ज्यादा हैं। एक इंडियन होटल है बट वो एक कॉम्बिनेशन है, मिक्स है, मतलब उसमें आपको नीचे का सेगमेंट भी है और उसमें आपको प्रीमियम सेगमेंट भी है। बट शैलेट होटल्स देखें, EIH देखें तो वो लग्जरी है। तो लेमन ट्री के अंदर आई थिंक सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि इसका 18% मार्केट शेयर जो है आज मिड सेगमेंट में वो बढ़ने वाला है। एवरेज रूम रेट्स 10-12% से ग्रो कर रहे हैं। आज ऑक्यूपेंसी जो प्री कोविड 60% हुआ करती थी वो आज 70% थी, बट अभी फरवरी के जो नंबर्स हैं वो 72-74% दिखा रही है। यानी कि जो रेवेन्यू पर एवरेज रूम है वो आपका 10% से एटलीस्ट ग्रो हो रहा है। तो इस सिनेरियो में अगर कहीं डेट भी है, जैसे लेमन ट्री के पास कुछ डेट है बट कंट्रोलेबल डेट है, वो काफी हद तक इट कैन बी पेड ऑफ। तो मेरे ख्याल से आने वाला समय में ये होटल काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इस वजह से कि अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड और साथ में जो ये ग्रोथ आ रही है डोमेस्टिक टूरिज्म की, आई थिंक उसका ये वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी है। ओके, तो लेमन ट्री वो एक ट्रेड जहां पर एक अपॉर्चुनिटी अमित को इस समय पसंद है। सारे ट्रेड्स में आपके लिए रिकैप कर देती हूँ, अगर कुछ मिस हुआ है तो आप वो नोट भी कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज के साथ हमने सस्ता ऑप्शन की शुरुआत की। 3900 का कॉल लेने की सलाह, जो अब 105.50 पर आ चुका है। 150 टारगेट रहेगा, 70 का स्टॉप लॉस है यहाँ पर। आईटीसी पसंद है सचिदानंद को एफएनओ सुपरस्टार के लिए। 446 के टारगेट के लिए मौका तेजी का, स्टॉक इस समय 1.5% ऊपर है। जाइडस लाइफ मानस की पसंद है, 1025 के लिए मौका इधर और 989 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप वो ट्रेड ले सकते हैं। और अमित कह रहे हैं कि लेमन ट्री में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 141 के आसपास, 142 के आसपास ये कर रहा है ट्रेड। तो ये एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सौदा साबित होता हुआ दिखाई देगा। ये कुछ ट्रेड्स हैं जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे निफ्टी जो है हल्का सा नीचे आया, 22,493 के लेवल्स के नीचे, 22 पॉइंट नीचे, लेकिन 500 के आसपास जो टिका हुआ था वो एक हल्का मामूली सा डिप दिखा रहा है। लेकिन मिड कैप और निफ्टी बैंक की तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। निफ्टी बैंक स्पेशली 4300 पर एकदम स्टेडी है। अब बात करते हैं आरबीआई की पॉलिसी की। उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। महंगाई घटाने पर उनका फोकस साफ तौर से नजर आया है।
हालांकि एक जो बड़ा ऐलान उभर कर आया है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की पॉलिसी में, उन्होंने कहा है कि अब एटीएम मशीन पर यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट किया जा सकता है, जैसे हम यूपीआई के जरिए कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। कब तक ये सुविधा लागू होती हुई दिखाई देगी और इस तरह का स्टांस अब आरबीआई क्यों ले रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस को इन प्रोसीजर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाए? लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, क्या समझ पाए हैं आप इस मूव से? देखिए, बहुत ही कह सकते हैं कि कंज्यूमर फ्रेंडली आरबीआई का कदम है। दरअसल अभी क्या होता है कि जब भी आप किसी मशीन में जाते हैं जहां पे कैश डिपॉजिट करना होता है, वहां पर अगर आप अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको अपना एटीएम कार्ड लगाना पड़ता है और स्वैप करने के बाद फिर बाकी डिटेल भरने के बाद अपना पैसा जमा करते हैं। अब आरबीआई कह रहा है कि आपको अपने डेबिट कार्ड लगाने, एटीएम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। आप बगैर एटीएम कार्ड के ही, डेबिट कार्ड के ही आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं कैश डिपॉजिट मशीन में। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये होगा कि अपने मोबाइल में यूपीआई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप जाइए उस मशीन में जहां पे यूपीआई एनेबल किया गया है। अभी जो कैश डिपॉजिट मशीन है उसमें यूपीआई के लिए सुविधा अभी तक सॉफ्टवेयर उस हिसाब से डेवलप नहीं किया गया है। अब आरबीआई के इस फैसले के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। फिर आप जैसे उस कैश डिपॉजिट मशीन पर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप क्या यूपीआई के जरिए पैसा जमा करना चाहते हैं। आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे एक बार कोड, आपको क्यूआर कोड वहां पे सामने आएगा। जैसे वो क्यूआर कोड आएगा, आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को जो कैश डिपॉजिट मशीन पे दिख रहा है उसको स्कैन करेंगे यूपीआई ऐप में, स्कैनर खोल करके। यूपीआई ऐप के स्कैनर से कैश डिपॉजिट मशीन पर आ रहे बार कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे, डिटेल सारी आपकी आ जाएगी। उसके बाद पैसा जमा करने वाला जो बॉक्स होता है वो शटर वहां पे खुल जाएगा। आप वहां पे कैश डिपॉजिट करिए। कैश डिपॉजिट करने से कंटिन्यू दबाएंगे, कैश आपको काउंट करेगी मशीन और फिर बताए कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा हो रहा है, क्या ये सही है। आप जैसे ओके कहेंगे तो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। पूरे प्रोसेस में कहीं आपको अपने एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है, ना तो उसके पासवर्ड की जरूरत होगी। ये इसकी खासियत होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे इस कैश डिपॉजिट मशीन को अपडेट किया जाएगा ये संभव हो सकेगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये एक नई सुविधा, लेकिन अभी याद रखिएगा इन मशीन्स को अभी इनेबल होने में वक्त लगेगा और उसके बाद आप यूपीआई के ज़रिए, मात्र यूपीआई के ज़रिए बिना अपने कार्ड के भी कैश डिपॉजिट्स कर पाएंगे। अब इट्स 2:50 ऑलमोस्ट। कुछ देर में हम बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ बढ़ेंगे। बहरहाल इंडेक्स वहीं पर ही है 22497 पे। अच्छा, एक बैंक और लेके आते हैं क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। स्क्रीन पर रखिएगा। कोटक अब ऑलमोस्ट डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 1782 स्ट्रेच इस सबसे बड़ा इसने ही लिया। बट माना पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? आई मीन ऐसा मूव आता है इसमें, लेकिन 1790, 1800, 1810 वहाँ आके सिंक हो जाता है। आपका सेंस अभी कोटक महिंद्रा बैंक पे क्या कह रहा है? देखिए, पैटर्न तो पॉजिटिव है और जिस जगह से रिकवरी देखने को मिली है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। अब केवल इंतजार है 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करने का। एक बार 1790 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगेगा तब तो मेरे ख्याल से आपको जो नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा वो 1850 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 1764 के नीचे रहेंगे। ओके, तो चलिए ये इस समय कोटक महिंद्रा बैंक पर एक बाय कॉल। अच्छा अमित, एक बार आपसे व्यू लेना था बजाज फाइनेंस पर। आपको कैसे लगे वो नंबर्स और क्या इस वीकनेस में बाय किया जाए? तो देखिए, नंबर्स में अगर आप देखिए तो ऐसा लगता है कि कस्टमर जो एक्विजिशन है वो कम हुआ है। जो टिकट साइज बड़े हैं वहां पर ग्रोथ ज्यादा है। इसी वजह से आपको टोटल AUM ग्रोथ दिख रहा है 33%, विच इज अ गुड नंबर। बट आगे जाके ट्रेंड यही दिख रहा है कि जो लोअर टिकट लोन हैं वो कम हुए हैं और बिगर टिकट जो हैं वो बड़े हैं। तो आई थिंक यही एक चीज है डेटा के अंदर जो आगे का ट्रेंड हमें दिखाती है। अदरवाइज जो ओवरऑल डायनेमिक्स है बजाज फाइनेंस के वो सेम है कि अभी भी 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर RBI का बैन लगा हुआ है। तो eATM आप लीजिए या दूसरा प्रोडक्ट है उनके ऊपर बैन लगा हुआ है। और कंपनी के साथ प्रॉब्लम यही है कि अच्छे फेस्टिवल सीजन में भी हमने ये देखा कि उतना ग्रोथ नहीं आया जितना कि वो पूरे साल का एक्सपेक्ट करते हैं अपने बेस्ट क्वार्टर में भी। तो वो एक चिंता है इसके साथ जो मेरे ख्याल से इसका वैल्यूएशन को लगातार डीरेट करवा रहा है। बट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डाउनसाइड बाकी है। थोड़े क्वालिटी स्टॉक्स का टाइम आ सकता है अगले 4-5 महीने में, क्योंकि ये सब अंडर ओन्ड हैं।
इनके अंदर ज्यादा लोग नहीं हैं, तो उस वजह से ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अमित, लगे हाथ एक बार एसबीआई कार्ड पर भी पर्सपेक्टिव देंगे, क्योंकि जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे ये एक बड़ा लैगर्ड रहा है, लेकिन अब आज अचानक फिर तेजी आती हुई दिखाई दी। अचानक मूव्स आते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता। देखिए, अनसिक्योर्ड लैंडिंग के ऊपर आरबीआई का व्यू भी बहुत क्लियर है कि वी नीड टू बी लिटिल कॉशियस, और मेरे ख्याल से जो ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड है, आज अगर आप 16-17% का क्रेडिट ग्रोथ मार्केट में देख रहे हैं, तो उसके अंदर रिटेल कैटेगरी का जो अनसिक्योर्ड लोन है वो मेरे ख्याल से मॉडरेट होगा, क्योंकि आरबीआई का भी वही फोकस है। जो ग्रोथ आएगी वो होम फाइनेंसिंग के अंदर ज्यादा ग्रोथ आएगी, तो और वो हो भी रहा है। रिटेल के अंदर होम फाइनेंस का है, तो जैसे आज आपने डिस्कस किया रियल एस्टेट, उसका एक एंसिलरी सेगमेंट होम फाइनेंस भी होता है, और मेरे ख्याल से आगे जाकर इंटरेस्ट रेट कट अगर होते हैं तो उसके कुछ बेनिफिशियरी एनबीएफसीज भी हो सकते हैं, जिसमें इन होम फाइनेंस के जो लीडर कंपनीज हैं वो भी आगे पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो आई थिंक उधर ज्यादा फोकस करें तो उधर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एसबीआई का 726.25 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है, लगभग 4.5% ऊपर। अच्छा, अभी थोड़ा सा मेटल्स में एंटर करते हैं। मेटल्स की स्ट्रेंथ को देखिए, और मेरे ख्याल से इस वीक की जब शुरुआत हुई थी तो हमने वेदांता को पकड़ा था, और यही बात हुई थी कि मार्च 2023 से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी बहुत क्लियरली बाइसेक्ट होती है। प्रशांत, 319.60। अच्छा, मैं प्रश्न इस वक्त इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ट्रेड वेल इन ग्रिप होगा, जिसके भी ग्रिप में होगा। अब ये जा रहा है जनवरी 2023 के रेंज को टेस्ट करने के लिए, जो कि परसिस्ट करती है 330 से 340 के जोन में। वहाँ तक का स्ट्रेच लग रहा है आपको पॉसिबल इसमें वेदांता में, और सेंस क्या है आपका यहाँ पर? तो वो टारगेट्स हो सकते हैं, सिर्फ एक डिप के लिए वेट करना चाहिए। डिप आनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं, 312 313 रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर 312 के आसपास भी मिल जाए 313, स्टॉप लॉस रखेंगे 307 307, और टारगेट रखेंगे 335 335। ओके। अच्छा, पिछले 15 मिनट में एक भी स्टॉक में 0.5% का भी मूव नहीं आया है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक डिस्कस करूँ, कुछ है नहीं डिस्कस करने का। तो एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मूव्स कम आ रहे हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़ गए हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। पहले बात करते हैं सबसे बड़े स्टॉक की, जिसने आज पिछले एक हफ्ते से मार्केट को संभाला हुआ है, HDFC बैंक। क्या फाइनली यहाँ पर वो इंतज़ार ख़त्म हुआ? आई थिंक HDFC बैंक के बारे में अनुज हम लोग ने 2-3 बार पहले भी बात कर चुकी है। आई थिंक द व्यू रिमेन्स द सेम। दिस इज पॉसिबली आज के मार्केट में जहां पे हमारे सामने कोई डोमेस्टिक ट्रिगर्स नहीं है एक्सेप्ट अ मूवी कॉल्ड इलेक्शन, जो 2 महीने में प्ले आउट होगा। आई वुड से दिस इज पॉसिबली द बेस्ट कैंडिडेट जहां पे आपको जाके SIP करना है। मैंने पहले भी कहा था कि 1400-1450 के आसपास के भले 1250-1300 दिखे, हु कैन स्टॉप इट इफ इट हैज टू फॉल, बट दिस स्टॉक सर्टनली इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। जो मर्जर हुआ था HDFC बैंक के बीच में, आई थिंक मेनी पीपल इमीडिएटली थॉट इट वाज अ बिग पॉजिटिव, बट इन द शॉर्ट टर्म इट टर्न आउट टू बी अ नेगेटिव। रीजन ऐसा था, हाई कॉस्ट डिपॉजिट HDFC के है, वो HDFC बैंक को मिले। लो कॉस्ट हाउसिंग लोन्स जो थे थोड़े से, वो HDFC को मिले। एकदम एक साथ लिक्विडिटी वो टाइम को बढ़ गई थी। सो नाउ द मैनेजमेंट हैज मेड इट क्लियर कि थोड़ा सा हम लोग शायद बिजनेस सेक्रीफाइस करेंगे, बट एंड एज एंड व्हेन द FDs मैच्योर ऑफ द erstwhile HDFC, आई थिंक द मनी विल गो आउट। सो समवेयर अलोंग द लाइन थिंग्स शुड इवन आउट। मे बी 1, 2, 3 क्वार्टर लगेंगे, ये मेरा व्यू था। अगर आज आप मुझे पूछो कि इज इट अ ग्रेट शॉर्ट टर्म बाय, मैं कहूंगा आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट शॉर्ट टर्म बाय, बट इट्स अ सर्टन बाय जहां पे आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। Don't forget, this has been a wealth creator over the last many years, just like maybe a Reliance Industries is. So it is in the same breath. Lot of people, including quite a few of my friends, were making fun of this stock कि अभी जो था वो लंगड़ा हो गया है. But ultimately, at such time, only you go and do an SIP. You don't do an SIP in a stock which is a very volatile stock. ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये होता है, वो होता है. You do a SIP in a stock in which you may not get immediate returns, but over the next 1 to 3 years, when you see the stock maybe about 2,000 or 2,500 rupees, I think you will compliment yourself कि मैंने बहुत अच्छा decision लिया था. तो I am all for HDFC Bank as an investment pick,
भले 100 रुपये झड़प से बढ़ गया हो पिछले थोड़े दिनों में. I think this is a stock in which you should not see a 3-5% movement up or down, which can still happen. But ये आज भी ये स्टॉक नहीं है जहाँ पे शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पीपल शुड एक्सपेक्ट, बट पीपल शुड नो. ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने जिंदगी में खरीदा नहीं था, आज मुझे फिर से मिल रहा है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर, एंड आई शुड गो एंड बाय इनटू इट एंड नो दैट इट्स गोइंग टू बी अ गुड वेल्थ क्रिएटर फॉर मी ओवर द लॉन्गर टर्म. घोड़ा भी अच्छी खासी रेस आपको जिता देता है और वैसे ही लक्षण दरअसल HDFC बैंक दिखाने लगा है, स्पेशली इस हफ्ते के मूव के बाद फिर से कॉन्फिडेंस लौटता हुआ. लेकिन मेहरबून HDFC बैंक ही नहीं, बाकी निजी बैंकों में भी हमने देखा है एक पिकअप आ रहा है, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक. अब देखिए नियरली 2% के गेन्स इसमें बनते दिखाई दिए हैं. ये भी अगर आप इस साल के परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें ज़्यादा फिसला है कंपेयर टू HDFC बैंक, और हम क्या अप्रैल में आ गए हैं. यहाँ पर आप क्या अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं या HDFC ज़्यादा बेहतर है? अर्शदा जी देखिए, पिछले 1-1.5 साल से पीपल हैव बीन स्टेटिंग के मेरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं और PSU बैंक्स के स्टॉक चल रहे हैं. तो PSU बैंक स्टॉक्स अगर आई हैव बीन अ perpetual bull at least for the last 2.5 years. अगर आप मुझे पूछो तो I would say they still look attractive to me. ये कहूँगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में. रही बात प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में, I think there have been no complaints about the quality of those banks. There have been no complaints about the size of the banks. Problem ऐसा था कि some money started shifting into PSU banks. Somewhere the gap has narrowed down. पब्लिक मानती है कि कोटक बैंक और इवन एन एक्सिस बैंक और एन ICICI बैंक एंड एन HDFC बैंक इज प्रोवाइडिंग ग्रेट वैल्यू एट द प्रेजेंट लेवल्स. तो सम कैचअप विल हैपन बिटवीन द टू. आई थिंक आई वुड स्टिल स्टिक माई नेक आउट टू प्रिफर PSU banks over the private sector banks if I am looking at things from a capital appreciation for myself over the next 1, 2, 3, 4 quarters. But अगर मुझे लेके सो जाना हो तो I think HDFC Bank is the number 1 pick, followed by maybe an ICICI Bank, Axis Bank, and then a Kotak Bank. ओके, तो यहाँ पे बैंक्स पे चर्चा हुई, PSUs का जिक्र हुआ मेहरबून, इसलिए मैं थोड़ा सा ये जो मार्च का डिप था उसमें आप लोगों ने अदर देन PSU बैंक्स PSUs में क्या ऐड किया. और एक और चीज़, क्रूड एट 92, OMCs पर आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? आई थिंक परपेचुअल बुल हूँ मैं जब से ये उत्तर इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे. आई हैव बीन गोइंग ऑन स्टेटिंग वी विल सी एन एक्सपोनेंशियली न्यू हाई इन द मार्केट्स. आज भी मैं वही कहूँगा कि मे बी यू विल बी सरप्राइज एट द लेवल एट विच द निफ्टी विल गो अप ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 months इन द रन अप टू द इलेक्शंस. लेकिन पिछले 10-15-20 दिन में जो थोड़ी सी नेगेटिव बात उभर कर आ रही है इज द जियोपॉलिटिकल टेंशन. जो लोग बात नहीं कर रहे थे, आई थिंक वो पिक्चर और भी खराब हो रहा है. दूसरा प्रॉब्लम है तेल का भाव. समवेयर क्रूड हैज गॉन अप टू $90. इसके बीच में अनसर्टनिटीज जो होते हैं मार्केट के सामने वो बढ़ते जा रहे हैं. जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक ट्रिगर्स नहीं है, वैसे मैंने कहा आई थिंक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स विल स्टार्ट सून. यहाँ पे सम इम्पैक्ट विल कम इन इंडिविजुअल कंपनीज हियर एंड देयर. बट अल्टीमेटली आज आप अपने आप को पूछो, मुझे पूछो, कोई भी दर्शक को पूछो, आई थिंक द बेसिक कैलकुलेशन विद पीपल आर मेकिंग की रूलिंग पार्टी को कितने सीट्स आएंगे. और ये आशा पर मार्केट आई डोंट थिंक 2 to 5% से ज्यादा धक्का आने वाला है, डिस्पाइट क्रूड गोइंग अप, डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशंस वर्सनिंग. जो भी होने का होगा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद होगा, ये मेरा पर्सनल मानना है. तो रही बात अभी ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, आई थिंक द स्टोरी इज मच बियॉन्ड द प्राइस ऑफ ऑयल एंड द मार्जिन विद दिस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर कमिंग. आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट्स ही कंपनीज ने किए, खास करके BPCL एंड IOC टाइप ऑफ कंपनीज इन रिन्यूएबल एनर्जी टाइप और ग्रीन एनर्जी टाइप, आई थिंक अल्टीमेटली मार्केट वाज गिविंग अ वैल्यूएशन आल्सो फॉर इट. तो मैं कहूंगा कि इफ देयर इज अ फर्दर 3-5-7% डिप बिकॉज ऑयल रिमेन्स अबाउट 88, 89, 90, 91, 92, अगर डिप आता है इट कैन प्रोवाइड टू बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी. प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, 2 साल के पहले वी वर ऑलवेज टेकिंग BPCL, HPCL, IOC एज अ डायरेक्ट वेरिएंट ऑफ हाउ ऑयल इज मूविंग or how the petrol price and diesel price are moving in the Indian markets. But now the story has gone much beyond that. These companies have done major investments and are doing major investments, and I personally believe they are great long-term stories. और ये stocks सड़क से बढ़ भी गए थे and people were just climbing at higher and higher prices, and now when the stocks are reacting, people are starting to doubt themselves.
मैं कहूँगा instead of doubting themselves, if there's a further correction coming in the stock prices of this oil marketing, supposedly oil marketing companies like BPCL, IOC, and even an HPCL, I think they should provide good long-term opportunities. मेहरबान, रियल एस्टेट और एंसिलरी प्लेस यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? Very, very, very positive, Anuj ji. I think I have been positive on the property space and the real estate space, and I still remain positive. और first thought में अगर आप कोई पूछे मुझे कि which are the sectors you like, I would say I like the PSU bank space still, and I like the real estate space. और turnaround में somewhere I will go and buy into selectively into chemical stocks now. जो 2 साल का मेरा नेगेटिव व्यू था केमिकल पे because of higher valuation, I think somewhere things are getting played out. Right? Coming back to real estate space, we all have a consensus view right now कि ultimately जो होना है interest rate को interest rate कटने वाला है. Also, let's be honest, in the COVID scenario, all the inventory problem जो था real estate का is behind them. They are possibly having their best time right now over the last many years, and it is getting played out. और मुझे नहीं लगता है it's going to end up in a hurry. Ditto for the hotel space also. So these two sectors and the major players in this sector know that the time is now come in our favor, and we should cash in on it as much as we can, and that is exactly what is happening. आप numbers check करके देखो, Oberoi Realty हो, Prestige हो, I think Godrej Properties हो, all are having good numbers now to be shown. And will this stop in a hurry? I personally don't think so. इसमें I would possibly know that the market somewhere starts discounting it. Market ने परख लिया है, valuations have gone up. But I personally have my own favorites. I would go with the smaller players like a Peninsula Land, which personally I'm holding, clear disclosure in place. Even a Prestige Estates for that matter. A Shriram Properties and something like a Oberoi Realty. Clear disclosures, I'm holding at least a couple of the stocks which I just mentioned, and I have no intention to sell them. मेहरबून, हम कुछ देर पहले एफएमसीजी कंपनियों की बात कर रहे थे और बहुत ही मामूली जो रूरल और अर्बन डिमांड का जो डिफरेंस अच्छा खासा बन गया था पिछले 2-3 सालों में, वो बहुत मामूली सा ही कम हुआ है. यानी कि अभी भी रूरल डिमांड उतनी पिकअप नहीं हुई है. जो आप एक अच्छी ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात कर रहे थे इलेक्शन, उसके बाद क्या आपको आश्वासन है कि वो पिकअप देखने को मिलेगा? क्योंकि किसी वजह से जो अर्बन कंजम्पशन है उससे ज्यादा मैचअप नहीं कर पा रही है वो रूरल डिमांड. 100% yes. I think ये वरिंदर जी हमेशा पूछते रहते हैं एफएमसीजी के बारे में. मेरा व्यू कंसिस्टेंट रहा है कि इन अ मार्केट वेयर people who are always asking for recommendations today are feeling smart. मैं खुद जाके स्टॉक लेता हूँ. People have made money over the last 1 year. FMCG has remained a laggard, and according to me, for justified reasons. ये जो spending जो है, I don't think it's going up too much, except in certain segments here and there. So the growth which is going to come is going to be in a very low single digit. That's my personal view on quite a few of these FMCG companies. So in a market which provided me so much of opportunities, why should I go and buy into FMCG stocks? ये अलग बात है कि some of the stocks like a Lever or a Nestle or a Colgate are my personal portfolio also, and I have no intent to sell them. But are they laggards in my portfolio? Answer is yes. But they are core holding stocks. You don't go and touch them. तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आज के दाव में if you go and buy possibly a Marico or a Britannia or an ITC possibly could be the best bet in this FMCG segment. You should know that I'm not going to make big money at least in the near future, mainly connected with the spending. ये अलग बात है कि election results के बाद this present government comes and they live up to their promise and provide some more goodies for the middle class and the upper middle class और spending बढ़ता है, वो अलग बात है. Interest rate थोड़ा घटेगा, will people come out and buy in a hurry? And as you rightly mentioned that there was a big difference between urban spending and rural spending, and if we have hopefully a good monsoon, things may get evened out a little bit more. But is this reason for me to go and buy into FMCG even right now? Comfort level hai. Will I make too much of money, especially as this movie also will come to an end maybe 2 months later? Where is the hurry for me to go and buy into FMCG stocks? खास करके जब अभी growth levels are not too attractive for me to put in incremental money. So while the valuations look good in quite a few of these cases, they are very well managed companies. I don't think from an investment angle
where relatively better opportunities are there, I will go and put my last rupee into FMCG stocks. Certainly not at this moment, while having full respect to most of the companies and the managements of this. मैं वो इसी स्पेस पे रहते हैं, एक स्टॉक पे ही आपका प्रश्न उत्तर चाहूँगा। क्या जो एक साल की अंडर परफॉर्मेंस एशियन पेंट्स ने दिखाई है, जो प्राइस डैमेज हुआ है, इसके अगेंस्ट अगर आप देखें पिडलाइट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया लास्ट वीक ही, सेम व्यू एशियन पेंट्स पे 2882 पर इस प्राइस पे भी यही है? I think so. ऐसी कंपनी है जहाँ पे you will laugh at what I'm saying, but I mean it. कि मेरा लड़का अगर एशियन पेंट्स में सीनियर लेवल पर काम करता हो तो मैं सबको जाके कहूँगा मेरा लड़का एशियन पेंट्स में है, he's doing well. But am I going to go and buy that stock? Answer is no. So highest of respect for the company. Valuations have never been cheap for Asian Paints. ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पे कुछ कोविड जैसा पेंडेमिक आता है या something very drastic happens. When you have an Asian Paints, you feel comfortable. मेरे पोर्टफोलियो को ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है. But again, on the upside, this is a stock which is not going to give you too much of returns. While stating that it's a great company, I've been following it over the years. I'm personally holding the stocks, knowing that it's not going to give me an appreciation in the shorter term, maybe for the next 6 months, 1 year. I'm not selling that stock because ऐसे stocks ऐसे हो जो part of the core holding हो जाते हैं. तो अगर आपने ये सवाल मुझे वरिंदर जी 2 साल 3 साल पहले भी पूछा था, my answer would have been the same. You are not going to make too much of incremental money in the shorter term because the stock is expensive. Because ये एक country है India जहाँ पे it is not treated as a commodity. Otherwise, in most of the countries, the paint sector is considered to be a commodity type. So Asian Paints, despite the greatest of brand, is not a stock which is coming very cheap. Despite the fact कि 1 साल 1.5 साल में stock कुछ नहीं किया था, अभी भी relatively महंगा है as compared to many other stocks in the market. ओके मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। हैव अ गुड वीकेंड। चलिए अब कल मंडे की तैयारी करेंगे रादर, और सबसे पहले यतिन से डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले जाइडस लाइफ। ऑब्वियसली ये MSCI का प्रोबेबल कैंडिडेट भी है, लेकिन बहुत सारे यहाँ मोमेंटम बिल्डअप दिखाई पड़ रहे हैं अप्रैल फ्यूचर्स में, और डीलर्स को लगता है 1020 से लेकर 1040 तक के लेवल्स आपको अप्रैल सीरीज के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे भी फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है फ्यूचर्स में। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, ऑब्वियसली डाबर का जो क्वार्टरली अपडेट था थोड़ा निराशाजनक था, और शायद इसीलिए थोड़ा FMCG पैक एक सॉफ्टनेस के साथ आज खुलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये एक स्टॉक है जहां आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है अभी भी, और डीलर्स का मानना ये है कि यहां से फर्दर 4 से 5% का अपसाइड देखने को मिलना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 2% का एडिशन हुआ है, फ्रेश बाइंग देखने को मिली है, और इन जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि Q4 की अपडेट भी अच्छी है, और आगे आने वाले जो वीक्स हैं यहाँ ट्रेडिंग मोमेंटम भी अच्छा बनना चाहिए। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर पर अब नजरें रहेंगी, और वो इनफैक्ट अपडेट का इंतजार रहेगा कि कंपनी की तरफ से क्या आता है। और जाइडस में एक इंटरेस्टिंग मूव वैसे भी स्पॉट किया था हमारे जानकारों ने, वहाँ पर भी डीलिंग रूम में अच्छी खासी चर्चा हो रही है। तो चलिए BTST STBT किन ट्रेड्स पर फोकस रहेगी वो भी ले लेते हैं। यतिन ने आपको 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। गावा जी बताइए क्या ट्रेड लेकर जाएंगे सोमवार के लिए? बिल्कुल ले जाएंगे। HDFC लाइफ अच्छा लग रहा है मुझे, सेटअप के हिसाब से एक बाउंस अच्छी जगह से मिला है, ट्रेड कर रहा है 629 के आसपास, स्टॉप होगा 625 4 रुपीज, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 640 के नजर आते हैं। ये एक पुल बैक ट्रेड है जिसमें एक शॉर्ट कवरिंग अप है। HDFC लाइफ, आजकल HDFC ग्रुप का जमाना है, तो HDFC लाइफ पर एक गावा सर की ट्रेड। सचिन, आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी, यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर का स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग रहा है, एंड थ्रू आउट द डे इसने मोमेंटम भी सस्टेन किया है, तो मुझे लग रहा है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। 390 395 ये 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस कैरी करने की सलाह होगी 377.50 के स्टॉप लॉस के साथ। मीनवाइल ये चंबल की कॉल हो गई। बैंक निफ्टी को देखिए 48,527, लास्ट टाइम जब कोट हुआ था वहां से 200 पॉइंट ऊपर, यानी अब करियर के हाई से मात्र 100 अंक दूर रह गया। अभी लास्ट टाइम कोट किया गया था ICICI बैंक, अनुज ये देखिए ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करने के कगार पे
वीरू 200 पॉइंट का स्विंग हो रहा है। मैं एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अब थोड़ी सी लेट हो जाएगी, क्योंकि जो मेरा एक व्यू था कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग कैरी करिए और मंडे को आपको ऑल टाइम हाई देखेगा, ये मैंने बोला था। एक्चुअली वो ग्राफिक्स में प्ले कर दीजिए, क्योंकि क्लियर कट मोमेंटम है यहाँ पर। और ये ध्यान रखिए, ये मैंने करीब 10 मिनट पहले लिखा था। अब थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि तब हम 48,350 पर थे। और मेरा ये मानना है कि मंडे या ट्यूसडे, दो में से एक दिन में आपको बैंक निफ्टी पे ऑल टाइम हाई लगेगा। हो सकता है मंडे को ही लगा दें आप। जिस तरीके की आज HDFC बैंक में बाइंग रही है और जिस तरीके के डिलीवरी नंबर्स यहाँ पर रहे हैं, 48,636 तो है ही सिर्फ। 100 पॉइंट 130 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। तो मंडे को पॉसिबल है कि आप एक बार ऑल टाइम हाई टेस्ट करें, जो आपका एक मिसिंग पीस इन द पजल या जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है ऑल टाइम हाई लगने का। और बिल्कुल आपने सही टाइम पे वो ICICI बैंक पकड़ा था वीरू, बिल्कुल। क्योंकि HDFC बैंक तो खैर अच्छा कर ही रहा था, लेकिन ये वाला जो मूव आया ना, ये पूरा का पूरा ICICI बैंक की वजह से आया। जो लास्ट के 100 पॉइंट आए हैं वो ICICI बैंक की वजह से आए हैं। और कोटक को मत भूलिए, कोटक ने भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया टुवर्ड्स द एंड। लेकिन HDFC बैंक और कोटक का कॉम्बिनेशन अगर चलने लग गया ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर बाकी अप्रैल सीरीज में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से आपको 50,000 तक की भी चाल दिखा दे अगर अप्रैल सीरीज में। बहुत लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन जब मार्केट चलता है तो वैसे ही चलता है। फिर ये इतने टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था और कन्विक्शन था हमारा बैंक निफ्टी पे पिछले 7-8 दिन से कि अब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। और ये स्प्रिंग वाली बात जो है ना, स्प्रिंग रिलीज हुआ है अब ये वीरू, अब ये स्प्रिंग रिलीज हुआ है और अब ये बहुत ऊंची छलांग लगाने वाला है बेसिकली। जहाँ अभी देख रहे हैं निफ्टी बैंक के, अगर आप चार्ट्स को देखें ना, इस पर इतना एग्रेशन है, और जिस शब्द का इस्तेमाल अनुज ने किया, अंडर परफॉर्मेंस कई महीनों की, और वो जब स्प्रिंग रिलीज होता है तो वो अपना रिएक्शन देता है। बहरहाल लौटते हैं एक बार फिर से मोमेंटम कॉल्स पे और ट्रेड्स फॉर आई थिंक मंडे मॉर्निंग। मानस, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? देखिए, मेरा ट्रेड ICICI GI पे रहेगा। ICICI GI में अगर आप देखिए तो एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ICICI GI के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1720 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 1689 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1780 के टारगेट सेट करने हैं ICICI GI के फ्यूचर में। ओके, कविता जी, आपका BTSC ट्रेड मंडे के लिए? तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे मूव दिए हैं और इवन हमारे इंट्राडे टारगेट्स आज अचीव हुए। मुझे लग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी ध्यान देना चाहिए। 767 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, डे हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे रहा है। 775 780 के प्राइस टारगेट के लिए SBI को आज BTST लेकर जाया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 760। ओके, अच्छा, आज सुबह ना मैंने हर्षदा एक चीज़ बस मजाक में मेंशन की थी। वो हमारे प्रोड्यूसर साहब थोड़े ज़्यादा सीरियस हो गए थे। उन्होंने कहा था कि इसको बनवा लूँ क्या मैंने कहा था मेरा एक अनुज सिंगल इंडिकेटर होता है, जिसमें मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जब भी FII सेल, DII सेल और FII इंडेक्स फ्यूचर सेल और FII स्टॉक फ्यूचर सेल, उस दिन मार्केट तेज़ दौड़ता है। उस दिन मार्केट तेज़ दौड़ता है। उस दिन अगर आपको लो मिले, गैप डाउन मिले, आप मार्केट को ले लीजिए, क्योंकि ये एक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्क करती हैं। और क्लियरली एक अब FIs मार्केट को लगातार बेच रहे हैं, लेकिन लगातार मार्केट चलती जा रही है। और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एक जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो एक बार पूरा होगा, उसके बाद वो लीडर बन जाएगा। और अगर बाई चांस अगर एक आध IT कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ गए, तो मेरे ख्याल से फिर वो जो हमारा 2, 3, 4, 5, 6 वाला टारगेट है वो अप्रैल में पॉसिबल है, जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे क्लियर हो गई है, हमारी मार्केट को अब वो जैसे कहते हैं ना, एकला चलो रहे, अब वो ग्लोबल क्यूज से अब वो इम्पैक्ट नहीं है। अब इम्पैक्ट नहीं है। 2 बार ये हो गया, परसों हुआ, परसों इतने खराब ग्लोबल क्यूज पे हम चले, आज इतने खराब ग्लोबल क्यूज। तो आज तो क्रूड भी इतना ऊपर था, आज तो हमने क्रूड को भी पचा लिया, $91 के क्रूड को भी आज हमने पचा लिया, और उसके बाद भी मार्केट चल रहा है। ये मेरे ख्याल से आज के लिए मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा, इससे पता क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कैरी कर सकते हैं। क्योंकि कैरी करने में रिस्क क्या होता है, कैरी करने में रिस्क होता है ओवरनाइट रिस्क का, कि कल को अगर कोई खराब ग्लोबल क्यू आ गया, उसकी वजह से मार्केट गिर गया। तो अब जैसे कल फॉर एग्जाम्पल हमने लॉन्ग कैरी कराए थे बैंक निफ्टी पर, आज एक बार के लिए भले लगा होगा कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, लेकिन उसने ना स्टॉप लॉस हिट किया ना कुछ, और सीधा 440 पॉइंट की रैली हो गई। तो ये अब एक चीज़ क्लियर है कि अब ये मार्केट कैरी करने वाली है। कैरी करें और डिप पे और ऐड करें। देखिए, असली पैसा तब बनता है जब आप अप ट्रेंडिंग मार्केट में
ऐड करते हैं, तो ऐड करिए डिप पर, हर डिप पर ऐड करिए। तो हर डिप पर खरीदारी वाला ये मार्केट है। सिग्नल आपको स्क्रीन पर मिल गया है और तैयारी ऑफ कोर्स रहेगी 2, 3, 4, 5, 6 निफ्टी के लिए। और निफ्टी बैंक भी ध्यान रखिएगा, जिस तरह की तेजी दिखाई है वो 48,636 के लेवल्स पर फिर से झंडा गाड़ने की तैयारी हो रही है। अच्छा, बाय द वे कुछ ही देर पहले हम कंप्लेन कर रहे थे कि ज़्यादा कुछ ट्रेड्स है नहीं। अनुज, ये निफ्टी बैंक में क्या मूव आया? SBI डे हाई पर, IDFC फर्स्ट बैंक जैसा बैंक भी डे हाई पर आता हुआ, HDFC अपनी कमाल तो दिखा ही रहा है। तो ये लास्ट 15 मिनटों में हमने देखा है वो पूरा जोश और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। हाँ बिल्कुल, शायद मार्केट को पसंद नहीं आया जो हमने बोला कि कोई मूव आ ही नहीं रहा है, और एकदम से फिर इतना शानदार मूव आ गया बैंक निफ्टी पे। खास तौर से आई थिंक कोटक में बहुत अग्रेसिव मूव है। कोटक, एक बार निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन देखिए। कोटक, आई थिंक हमने सुबह बात की थी कोटक की, आज सुबह आई थिंक मैं और वीरो थे शो में, मैंने बात की थी कोटक के 200 डे मूविंग एवरेज की। 1792 पर वो कोटक का 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। 1786 आज सुबह वो फीलिंग आ रही थी कि कोटक महिंद्रा बैंक में वो शायद 200 डे मूविंग एवरेज हिट होगा। और ये देखिए इसका टेक्निकल चार्ट एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर। और एक बार अब इसका इंटरडे चार्ट दिखा दीजिए कोटक का, उससे आपको इसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, किस तरीके की स्ट्रेंथ है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की। और ये देखिए स्टॉक 1785 पर अब इस समय। प्रशांत जी, कोटक कोई कॉल ली जाए कि यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज बहुत टाइम के बाद टेस्ट हो रहा है? अरुण जी, सुबह आपने और मैंने ये डिस्कस किया था कि ये 200 डे तक जा सकता है, तो बिल्कुल पिन पॉइंट गया है। तो मेरे हिसाब से एक दिन वेट करते हैं और मंडे को इसके ऊपर जाए तभी मेरे हिसाब से 1800 की कॉल बिल्कुल कैरी करनी चाहिए। बट आज वेट करेंगे और इसके आज के हाई के ऊपर अगर मंडे को ट्रेड करे तो कॉन्फिडेंटली 1800 कॉल कैरी करनी चाहिए। जो भी प्रीमियम हो उसका करीबन 40% स्टॉप लॉस रख के इस कॉल को मेरे हिसाब से टिल द लास्ट वीक होल्ड करना चाहिए। ये मूव अगर कंटिन्यू करे तो कोटक बैंक काफी कॉन्फिडेंटली 1850 1860 तक जा सकती है। अच्छा प्रशांत जी, आपका BTST कॉल रह गया, सॉरी, जरा वो कॉल भी दे दीजिए। जी अनुज जी, मेरा BTST कॉल हेवल्स होगा, 1550 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 1534 1534 और मेरा टारगेट होगा 1580 का 1580। ओके, तो हेवल्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय दिखाई दे रही है। तो वो एक ट्रेड और कोटक वाला ट्रेड तो एडेड एडवांटेज है ही इस समय अगर आप वो कैरी करते हैं। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 पर फोकस करते हैं। इस हफ्ते हमारे साथ 3 जानकार थे, जतिन गेडिया, वीरल छेड़ा और कपिल शाह। तीनों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। पाइफा जतिन एक बहुत तगड़ी लीड ली, 16.16% तक के रिटर्न्स यहाँ पर इनके बने हैं और लगभग 6% तक के रिटर्न्स वीरल के बनते हुए कपिल शाह ने करीब 1.34% तक के रिटर्न्स कमाए। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बने इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1। और मैं आपके ट्रेड्स मेंशन कर देती हूँ जो आउट परफॉर्मर्स थे। पेट्रोनेट LNG 4.5% के रिटर्न्स, RCF में 5% की कमाई, जी शिपिंग में 3% की कमाई, एक्साइड, ट्रेंट, UPL जैसे ट्रेड्स में हमने देखा है 2-2.5% तक के रिटर्न्स बने। पहले तो इस मार्केट को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आई थिंक सुबह में ही हमारी बातचीत हुई थी कि 48,500 तक निफ्टी बैंक पहुंच सकता है और वो लेवल भी अचीव हुआ। थैंक यू हर्षदा जी। अगर जो मैं ये वीक के हफ्ते की बात करूं तो मेरे को लगता है बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का हमने देखा है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम था। इसके लिए एक स्टॉक पिकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये हफ्ते के लिए। तो हमने वही स्ट्रेटेजी अपनाई जिसमें सेटअप्स मिल रहे थे वो बाई साइड पे ट्रेड हमने दिए। शॉर्ट साइड की तरफ हमने ट्रेड नहीं दिए, बुलिश मोमेंटम लग रहा था इसके लिए बाई साइड के ही ट्रेड्स दिए। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये हफ्ते का ट्रेड बुलिश था और मेरे को लगता है जो रैली थी वो अच्छी तरीके से हमने कैप्चर कर पाए। अब इसमें से कौन सा ट्रेड आपको लग रहा है कि अगले हफ्ते भी काम आएगा? अब की बारी हमने देखा था ज्यादातर समय मिड कैप्स पर फोकस और फिर कल और आज में हमने हैवी वेट्स पर ध्यान दिया। आप क्या प्रेफर करेंगे कैरी करना अगले हफ्ते के लिए? देखिए डेफिनेटली नेक्स्ट हफ्ते के लिए मैं हैवी वेट्स पे ही फोकस करना चाहूँगा। मेरे को लगता है SBI लाइफ जो मेरा रिकमेंडेशन था आज के लिए वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी मेरे भाव से थोड़ा ही नीचे है, लेकिन मेरे को लगता है दोनों में जो सेटअप है वो अभी भी फिलहाल पॉजिटिव ही है। इसके लिए लॉन्ग होल्ड करके चला जा सकता है। तो HUL में एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग कैरी की जा सकती है और अगले हफ्ते भी आपको ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।
ये कॉन्फिडेंस जतिन अपने ट्रेड्स के जरिए क्लियरली दिखा रहे हैं। थैंक यू जतिन, ऑफ कोर्स, एंड गुड लक टू यू। आपसे फिर जल्द मुलाकात भी होगी। तो ये इस हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस 16% अकेले जतिन ने आपको कमा कर दिए। मार्केट पर लौटते हैं। आखिरी 10 मिनट रादर 9 मिनट बचे हैं। वीरू 48,500 के आसपास ही निफ्टी बैंक की समाप्ति, और निफ्टी भी 22,500 पर ही जाकर टिकने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल क्लोज अच्छा हश्ता। और निफ्टी बैंक, अब जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, अगर ये क्लोज भी हो जाए यहाँ पर, देखिए वो इंट्राडे स्विंग हाई था, यकीन मानिए 48,636 का, बट वहाँ निफ्टी बैंक क्लोज नहीं हुआ था। मैं एक बार इनफैक्ट और यहाँ पे इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाता हूँ, क्योंकि क्लोज था निफ्टी बैंक का वो एक सेकेंड, वो कैंडल थी 28 दिसंबर की, और उस दिन का क्लोज था करीब करीब 48,508। ठीक है, तो क्लोजिंग बेसिस पे इट्स 48,508, जो कि इसका ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पे है। मीनवाइल जरा ब्रेथ को लेके आइए स्क्रीन पे, और ब्रेथ की को देखते हैं कि कैसी है। इट्स 90 लॉन्ग्स और करीब 18 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 59 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 14 में। लॉन्ग की फिगर फिर भी अच्छी है, थोड़ा सा डिप हुई थी ये फिगर कल, बट आज फिर स्ट्रॉन्ग पुल बैक इस फिगर में। SBI कार्ड्स, IGL, मैरिको और ICICI लोम्बार्ड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग बिल्डअप देखा गया। सेकंड स्लाइड में क्या था, शॉर्ट कवरिंग। BL ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ, HL में अच्छा खासा मूव था। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग देखी गई। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा आपका शॉर्टिंग। बिरला सॉफ्ट, मिड कैप IT में, ट्रेंट में, और डालमिया भारत में, बजाज फाइनेंस में शॉर्टिंग हुई आज। एंड सेम इज द केस विद अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ भी शॉर्टिंग देखी गई। और लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ तक सवाल है, ACC में वोडाफोन आइडिया, मनापुरम फाइनेंस, ये वही काउंटर्स है जो पिछले कुछ सेशन में चले काफ़ी थे। मनापुरम फाइनेंस काफ़ी चला था, आज सिंक हुआ। जी एंटरटेनमेंट आज बैकफुट पे, अनवाइंडिंग यहाँ पे हुई। और बैंक निफ्टी देखते देखते करीब करीब 48,530 पे, तो एक अच्छे क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए बैंक निफ्टी में, याद रखिएगा रिकॉर्ड क्लोज होगा अगर इस प्राइस पे हम क्लोज होते हैं। हालांकि शायद क्लोजिंग इस प्राइस पे आए ना, लेकिन फिर भी 2-3 स्टॉक्स और रख देता हूँ स्क्रीन पे, जो कि आज बहुत अच्छा करके गए, बहुत अच्छा मूव देके गए। इसमें एक बार प्लीज़ आप लेके आइएगा SBI कार्ड्स। सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक इंट्राडे में आज वो रहा, सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक, मतलब एक ही सेशन में लगभग 4 एवरेजेस को इसने पार किया। उसके बाद देखिए आइए आप गोदरेज CP, इसने भी आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। आज टाटा केमिकल ने सारे एवरेजेस के ऊपर एक बार फिर से क्लोज दिया है 1128 के स्तर पे, 1128 के स्तर पे, माफ कीजिएगा। और एक स्टॉक और रखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर, स्ट्रॉन्ग मूव, 2.5% ऊपर, 323 के स्तर पे, ये अपने करियर की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी जाके क्लोज होता हुआ। और एक आखिरी में स्टॉक और मार्क करूंगा, दैट्स मतलब छोटे बैंकों की कैटेगरी में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। पिछले 5 सेशन से, यानी 1 अप्रैल से इसमें जो मोमेंटम कंटिन्यू था, वो आज भी कायम रहा। 630 to 80 के स्तर पे आने, मतलब क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। मानस, अब इसने सबसे पेनफुल दौर जो था वो तो पूरा कर लिया। चांसेस लग रहे हैं आपको यहाँ से कम नहीं तो 670, 660 के, जहाँ पे टूनेडिमा प्लेस है। बिल्कुल, देखिए 2-3 दिन पहले इंडिकेशन आए थे, और अब अगर हम वीकली बेसिस पे भी देखें तो क्लोजिंग तो बहुत ही स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से वो जो गैप वीकली चार्ट पे बना हुआ है, मेरे ख्याल से अभी कुछ 8-9 हफ्ते पहले एक गैप है, वो शायद फिल कर सकता है। 700 रुपए तक की रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो अगर ट्रेड लेना होगा पोजिशनल बेसिस पे, तो लॉन्ग साइड पे होगा, 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 700 रुपए के टारगेट सेट करिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते अच्छा खासा रेकमेंड हुआ है। एक बार इस हफ्ते का चार्ट दिखाएंगे आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का, क्योंकि जब भी मौका मिला है हमारे जानकारों ने इसके चार्ट्स पर बात की है। आज करीब 2-2.5% ऊपर है, 13% तक के रिटर्न्स पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आपके लिए कमा कर दिए है। एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। चलिए, इस बीच मार्केट बंद हो से पहले बैन अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जिस तरह की पोजीशंस उभर कर आई हैं, ऐसा लग रहा है सिर्फ एक ही स्टॉक जाएगा बैन में, वो है बंधन बैंक, और कुछ नहीं। यहाँ पर ओपन मार्केट वाइड ओपन पोजीशन जो है वो करीब 104% तक की बनती हुई दिखाई दी है। इसीलिए पूरे चांसेस हैं बंधन बैंक शायद जब हम सोमवार को आए सुबह में बैन लिस्ट में ये शामिल होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक
अच्छा मजबूत हफ्ता और एक बेहद मजबूत क्लोज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 22,528 के आसपास 14 पॉइंट के गेन्स। तो निफ्टी बैंक ही नहीं, मिड कैप ही नहीं, अब निफ्टी में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दिया, जहां पर ऐसे लग रहा था आज दोपहर में कि थोड़ा सा बोरिंग सत्र होगा, लेकिन ये बैंकों की बदौलत ही है कि हम अच्छे खासे गेन्स पर जाकर बैठे हैं। अच्छा, 2-3 और स्टॉक्स, हमने HDFC की बात की, हमने कोटक की बात की, आप इंडिसिन देखिए, चला जरूर आधे आखिरी घंटे में करीब 0.62% के रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। ICICI बैंक जो इनफैक्ट लूजर्स में था ज़्यादातर समय कलर आज में, वहां पर भी कुछ रिकवरी के अंश बनते दिखाई दिए हैं। मानस, ये कोई ट्रेड बनेगा क्या ICICI बैंक का अगले हफ्ते? कंसिडरिंग हल्की सी ही सही, लेकिन मूव आई जरूर। तो देखिए, स्टॉक ने वापस अपनी 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मंडे के सेशन में ये 1087 के ऊपर ट्रेड करने लगे, उसके ऊपर सस्टेन करने लगे, तो 1110 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बट अभी नहीं, मंडे को डिसाइड करेंगे। अगर ये 1087 के ऊपर सस्टेन करेगा तो खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉसेस 1077 के नीचे लगाएंगे। ओके, और अब 2 मिनट के समय बाकी है। देख लेते हैं क्या क्या और अच्छा कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। बैंक निफ्टी शायद आपको एक ऑल टाइम हाई क्लोज दे, क्लोजिंग बेसिस पे। और बैकफुट पे आज जो चीज़ रही वो था एशियन पेंट्स। ये मैंने प्रश्न मेहरबून से पूछा भी था और एक बार फिर से सिंक हुआ, बट आज एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी था इसके रिट्रेसमेंट का, वो था क्रूड। और एक स्टॉक और दिखाइएगा, OMCs की पूरी कैटेगरी जो थी आज बैकफुट पे थी। लुक एट BPCL, आज इसने अपना ऑलमोस्ट 100 डे में टेस्ट किया, बैकफुट पे रहा। और एक बाटा, ये भी मेरे ख्याल से बाटा ने आज ये अपना जो लो लगाया ना, वो मई 2021 के बाद का अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल था। बहुत खराब प्राइस परफॉर्मेंस रही इसके। चलते हैं हर्षिता के पास बड़ी वॉल पे क्लोजिंग को देखने के लिए। हर्षिता। मेरे पास नहीं, अनुज वॉल पर आपको आज क्लोजिंग बताएंगे। अनुज, इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता एक अच्छा हफ्ता साबित हुआ। एब्सोल्युटली गुड वीक फॉर द मार्केट, स्पेशली बैंक निफ्टी हर्षिता। और आई थिंक एक चीज़ है, क्लियरली ऑल टाइम क्लोजिंग हाई है ये बैंक निफ्टी के लिए। इंट्राडे हाई भी अगले हफ्ते लग जाएगा। 3% इस हफ्ते बैंक निफ्टी ऊपर आ, उसको आप कंपेयर करिए निफ्टी से सिर्फ 0.9%। तो मतलब इस बार क्लियरली बैंक निफ्टी के जलवे थे। करीब 470 पॉइंट ऊपर ये इंडेक्स। उसके अलावा निफ्टी करीब 10 पॉइंट ऊपर। निफ्टी IT आज हल्का सा रेड में था। मिड कैप इंडेक्स में आधे % की तेज़ी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, और बस स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर करीब 0.8%। एडवांस डिक्लाइन 1400 बढ़ने वाले शेयर, करीब 900 गिरने वाले शेयर यहाँ पर। चलिए अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। रेड में ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ IT रेड में था, ऑटो हल्का सा रेड में था, कैपिटल गुड्स रेड में था। रियल्टी इंडेक्स देखिए आप 1.5% ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज 1% ऊपर, निफ्टी बैंक 1% ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स भी ऊपर था, मेटल्स भी ऊपर था। चलिए निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं और देखते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी रही। सबसे ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक करीब 2.5% ऊपर। उसके बाद बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, HDFC बैंक। स्टॉक ऑफ दिस वीक HDFC बैंक विदाउट अ डाउट गिवन इट्स वेट। ITC 1% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ सब स्टॉक में तेजी रही। नीचे अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, हिंडाल्को और बजाज फाइनेंस। लेकिन विदाउट अ डाउट एक ऐसा हफ्ता हर्षिता जहाँ पर ग्लोबल क्यूज खराब रहे, हमारी मार्केट ने बहुत शानदार आउट परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और ये फिलहाल आपके लिए 22,525 तक के लेवल्स पर आकर क्लोज आया है। इनफैक्ट इस हफ्ते के एक दो गेनर्स में मेंशन करना चाहूँगी अनुज। HDFC बैंक बाय फार, जैसे आप भी मेंशन कर रहे थे, सबसे बड़ा मूवर आया है। नियरली 8.73% की बढ़त पर ये जाकर टिका है स्टॉक का। 7% की बढ़त पर 8.73% की बढ़त डीवीज लैब में देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस में 6.5% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। NTPC में 5.5% तक के गेंस, टाटा स्टील में करीब 5% के गेंस और M&M में भी 5% तक के गेंस देखने को मिले हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि फार्मा भी चला, आपकी कुछ NBFCs भी चले, ऑटो कंपनियां, मेटल्स। तो ये एक थोड़ी सी ब्रॉडर रैली साबित होती हुई दिखाई दी है इस पूरे हफ्ते जो हमने विटनेस की है। चलिए सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर जो मुकाबला नीरज और आशीष के बीच था, टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे?
तो शीला फोम 3% ऊपर, सेलो वर्ल्ड करीब 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस और टेक महिंद्रा 1.3 एंड 1% का डिक्लाइन दिखा रहा था। आशीष ने विनर्स में इंडोस्टार पिक किया, इरेडा था, इसाफ स्मॉल फाइनेंस और सैक्स सॉफ्ट में करीब 2% तक के गेन्स देखने को मिले। जी हाँ, याद रखिएगा निफ्टी बैंक का क्लोजिंग बेसिस पे हाई है करीब 48,508। एज ऑफ नाउ ये फिगर है 524। खैर थोड़ी बहुत गुंजाइश रह गई है उस लेवल को छूने की भी, वो शायद सोमवार को पूरी हो जाए। होप और उम्मीद और कामना इसी बात की कीजिए कि नया हाई हमें बैंक निफ्टी पर दिखाई दे सोमवार को। सुबह जब होगी मुलाकात और होगी आपसे बात, अनुज, मैं, हर्ष, नीरज और आशीष फिर सब कुछ लेकर आपके लिए सोमवार की सुबह हाजिर होंगे। तब तक के लिए